अस्सलाम वालेकुम अगेन उनको जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया। I hope you all would be fine. As far as my introduction is concerned, I am Aisha Gulzar and I qualified CSS 2021 and I have been allocated into office management group. और आप में से कुछ लोग शायद मुझे मेरे YouTube चैनल से भी जानते होंगे। मेरा YouTube चैनल है with the title Learn to Lead with Aisha और वो मैंने बनाया था तब जब मैं अभी CSS की प्रिपरेशन कर रही थी और बहुत सारे लोगों का साथ मेरे साथ तब से है जब से मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था। और बहुत सारे लोग ये चीज़ देखकर आते हैं चैनल से कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, मेरे टीचिंग स्किल्स कैसे हैं। तो अगर सोचा जाए तो मैंने वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं और एक ऐसे की प्लेलिस्ट भी है छोटी सी, लेकिन ज़्यादा फोकस मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस को दिया था। तो अगर इंटरनेशनल रिलेशंस को दिया था तो फिर जब पढ़ाने की बात आई तो मैंने इंग्लिश एसे और प्रेसी और कॉम्पोजिशन को क्यों पढ़ाने का सोचा। उसके पीछे वजह ये है कि एक तो ये कि जो कुछ मैंने इंग्लिश एसे और प्रेसी के लिए सीखा उसकी वजह से आई मैनेज टू क्वालिफाई प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन और एसे का पेपर पीएमएस केपी में भी और सीएसएस में भी 2 मरतबा। और आप लोगों में से जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको ये पता है कि मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सीएसएस का एसे और प्रेसी का पेपर पास था। सारे पेपर्स ही पास थे। मेरा साइकोलॉजी मैंने गलत चॉइस ऑप्ट कर ली थी तो उसकी वजह से आई फेल्ड इट, लेकिन एसे और प्रेसी पास था, जिससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे पास हैं एसे से रिलेटेड और जो सारा तरीका है स्ट्रक्चर वगैरह का, सब चीज़ों का, इंट्रोडक्शन का, टाइप्स ऑफ एसे, आउटलाइन वगैरह, वो सब इतना अच्छा है कि वो 3 जगहों पर मुझे ऐसे पास करवा पाया, प्रेसी पास करवा पाया। तो दैट मीन्स कि वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए। एक वजह ये थी ये सोचने की कि मैं ऐसे और प्रेसी पढ़ाऊं। दूसरी वजह ये थी कि ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा फेल करते हैं और यही वो 2 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो, अगर आप लोग पहले से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते आए हों तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे मैं स्टूडेंट्स का फीडबैक अपलोड करती रहती हूँ। मेरा कल ही बैच कंप्लीट हुआ, बैच 6, और उन स्टूडेंट्स ने जो मुझे फीडबैक दिया था वो अगर आप देखते रहे हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात कहते हैं कि आपसे पहले भी हमने पढ़ा है टीचर्स से, लेकिन चीजें इस तरह से नहीं सिखाई जाती, इस तरह से नहीं बताई जाती जिस तरह से आप बता रही होती हैं। ये मैं खुद की कोई तारीफ नहीं आपके सामने करना चाह रही, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो फीडबैक आता है वो आप देखते रहा करें तो आपको आइडिया होगा कि स्टूडेंट्स व्हाट डू स्टूडेंट्स थिंक ऑफ मी। एनीवे, ये 2 वजूहात थी जिसकी वजह से मैंने एसे और प्रेसी को पढ़ाने का सोचा। ठीक है, तो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है। इसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, ठीक है, और इन द एंड आपके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं लूंगी। आप लोगों को इंडिविजुअली मैं माइक अनम्यूट करने का कहूंगी। आप लोग माइक अपना अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या स्पेसिफिकली ऐसे प्रेसी से रिलेटेड या इस बैच से रिलेटेड। ठीक हो गया? अच्छा जी, आज के सेशन में क्या क्या होने जा रहा है, हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे सेशन के बारे में, जो पूरा 1 मंथ का सेशन होगा। ठीक है, क्लासेस के बारे में, क्लासेस कैसे चलती हैं, क्या होता है। फिर हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा, हम ये देखेंगे कि ऐसे की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि जब आपके सामने ऐसे का टॉपिक आता है तो आपने उसको ब्रेक डाउन कैसे करना होता है। ठीक है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप ऐसे लिख के तो आते हैं लेकिन आपके ऐसे में असल में चेक क्या किया जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा प्रेसी राइटिंग के रूल्स भी देख लेंगे कि प्रेसी राइटिंग जब की जाती है तो जो प्रेसी का पैसेज होता है उसके क्या रूल्स होते हैं, किन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको प्रेसी सॉल्व करनी चाहिए, और एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया रख देंगे। ठीक है, सब कुछ बताती हूँ, ड्यूरेशन, टाइमिंग, सब कुछ बताऊंगी। अच्छा जी, सेशन की अगर बात करें तो क्योंकि ये सेशन 2 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेगा, ठीक है, इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन की क्लासेस होंगी और एसए की क्लासेस होंगी। ठीक है, तो 1 मंथ सेशन होता है जिसमें 20 क्लासेस होती हैं क्योंकि वीकेंड ऑफ होता है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं। ठीक है, क्लास की टाइमिंग होगी 8 to 9:30 PM। ठीक है,
जिसमें 45 मिनट्स की प्रेसी की क्लास होती है, 45 मिनट्स की एसे की क्लास होती है, ठीक है। प्रेसियन कॉम्पोजिशन की अगर बात की जाए तो प्रेसियन कॉम्पोजिशन में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जो कि आपका एमसीक्यूज पोर्शन होता है प्रेसियन कॉम्पोजिशन के पेपर का, उसकी हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं। मैं डेली बेसिस पे मैं बुक शेयर करती होती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ सॉफ्ट फॉर्म में, ठीक है, और उस बुक से फिर हर डेली बेसिस पे एक एक लिस्ट प्रिपेयर करने का मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ। मैं डेली वो क्लास में पूछती हूँ, ठीक है। एक लिस्ट में 15 वर्ड्स होते हैं, तो डेली बेसिस पे यूं स्टूडेंट्स 15 वर्ड्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो मेरे साथ स्टूडेंट्स के तकरीबन 450 वर्ड्स प्रिपेयर हो जाते हैं, और फिर बाकी वो आगे आगे जैसे जैसे खुद उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहते हैं। तो उस लिस्ट में 750 वर्ड्स हैं जो मैं रिकमेंड करती हूँ कि वो लाजमी आप प्रिपेयर करें। उसके बाद एक्स्ट्रा आप करना चाहें जो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासेस में डेली बेसिस पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। बाकी आप प्रेसी राइटिंग सीखेंगे, उसको रूल्स सारे, ठीक है, हम क्लास में उसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपसे करवाऊंगी, फिर मैं वो आपको इवेल्युएट करके दूंगी। सेंटेंस, पैराग्राफ, पैसेज की प्रेसी किस तरह से लिखी जाती है ये हम देखेंगे। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करेंगे हम लोग, उसको सॉल्व करने के क्या रूल्स हैं, कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है, पैसेज को पढ़ते हुए क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है, सब चीजें डिस्कस होंगी। ट्रांसलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। फिर ग्रामर, ग्रामर में बहुत सारी चीजें हैं। सेंटेंस करेक्शन को मैंने डिफरेंट कलर से लिखा हुआ है। वॉइसेस, टेंसेस, प्रपोजिशंस, इनके सोर्सेज कहाँ से पढ़ना है, सब चीजें डिस्कस होंगी। सेंटेंस करेक्शन से बेसिकली मैं अपनी क्लासेस को स्टार्ट करती होती हूँ। उसकी रीजन ये है कि जब आपको सेंटेंस करेक्शन के रूल्स पता चलेंगे तो ना सिर्फ ये कि आप 5 मार्क्स का सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन कर पाएंगे, बल्कि आप इस काबिल भी होंगे कि आप करेक्ट सेंटेंसेस लिख सकें, जो कि रिक्वायरमेंट है आपकी प्रेसी को सॉल्व करने की, जो कि रिक्वायरमेंट है आपकी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करने की, जो कि रिक्वायरमेंट है आपकी एसे की। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि एसे में आपने करेक्ट सेंटेंस लिखा होगा तो ही एग्जामिनर को आप अपनी बात कन्वे कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मेरा फोकस इस पे होता है। मैं सेंटेंस करेक्शन के रूल से प्रेसी की क्लासेस को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। आपकी जो डेली की क्लास होगी उसमें आपको गाइडलाइन मिल जाएगी हर चीज के बारे में, ठीक है, चाहे वो पेयर्स ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन है, पंक्चुएशन है, कुछ भी, ठीक है, वॉइसेस, टेंसेस, प्रपोजिशंस, ये सारी चीजें हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपका प्रेजेंट कॉम्पोजिशन का कोर्स होता है वो सारा तकरीबन क्लास में डिस्कस हो जाता है इन 1 मंथ, ठीक हो गया। अच्छा, प्लस ये होता है कि मैंने जो आपका जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, जिस ग्रुप में डेली बेसिस पे उनको क्लास का लिंक मिलता है। उसके साथ उनका एक अलग से एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जो कि प्रैक्टिस ग्रुप होता है। उसमें जो भी डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स मिल रही होती हैं, ठीक है, लेट्स सपोज लाइक सेंटेंस करेक्शन कंप्लीट हुई, उसकी असाइनमेंट मिलेगी, वो आप लोग सबमिट करवाओगे उसमें, ठीक है, मैं इवेल्युएट करके दूंगी। इसी तरह से एसे से रिलेटेड, जब एसे का जिस दिन इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ असाइनमेंट मिल जाता है, वो स्टूडेंट्स लिख के उसकी फोटो बना के सबमिट कराते हैं ग्रुप में। मैं वहीं पे उसको इवेल्युएट करके वॉइस नोट में फीडबैक देती हूँ कि यहाँ यहाँ आपने जो है ये वीकनेसेस हैं, इनको आपने बेहतर करना है, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रेसी की क्लासेस के बारे में। एसे की क्लासेस में क्या होगा, एसे की क्लासेस में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज होते हैं, उनका स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अलग से इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है, बॉडी पैराग्राफ का अलग एक स्ट्रक्चर है, कंक्लूजन का अलग एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इन सब पैराग्राफ्स का हम लोग स्ट्रक्चर अलग अलग स्टडी करेंगे, और हर एक की आपको अलग अलग असाइनमेंट मिलेगी, आप लिख के चेक करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इन क्लास प्रैक्टिस करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करती हूँ, और मेरी कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा क्लास में प्रैक्टिस करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग की, लॉजिकल सीक्वेंसिंग की, ये क्या होते हैं, ये शुरू में करने चाहिए, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको ये सारी चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करना है, स्मार्टली किस तरह से मटेरियल गैदर करना है, और कम से कम टाइम में, क्योंकि कंटेंट का सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को एक इशू होता है कि कंटेंट ऐसे के लिए कोई अच्छी बुक बता दें। लाइक ये चीज मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, और मेरे चैनल पे इतने ज्यादा कमेंट्स होते हैं, ऐसे के लिए कोई अच्छी बुक नहीं है। ऐसे के लिए आपने कंटेंट खुद से गैदर करना है, ठीक है। वो कैसे करना है उस पर मेरी एक पूरी क्लास होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आप किसी और के एसेस लिखे हुए पढ़ लें तो आप एक अच्छा एसए सीएसएस एग्जाम में जाके लिख के आ सकेंगे, ठीक है। तो बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि अलग से आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में डेली बेसिस पे जो भी चीजें पढ़ रहे होते हैं उसकी असाइनमेंट्स मिल रही होती हैं, और वो असाइनमेंट्स फिर आप सबमिट करा रहे होते हो, और वो विद इन अ डे, विद इन 2 डेज वो चेक हो जाती हैं, और वापस आपको आपका पता चल जाता है कि कहाँ पे आपकी वीकनेसेस हैं, ठीक है। उसके अलावा आउटलाइंस, मेरी जो अपनी हैंड रिटन आउटलाइंस मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है, टॉपिक सेंटेंसेस और रेफरेंस मटेरियल, नोट्स वगैरह, ठीक है। जो कंटेंट मेरे पास ऑलरेडी गैदर्ड है वो मैं शेयर करती हूँ, बाकी कंटेंट गैदरिंग का मैं तरीका सिखा देती हूँ।
ठीक है। एंड पे आपके मॉक एग्जाम्स होंगे, सेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके कुछ टाइम बाद, यूजुअली 1 से 2 हफ्ते के बाद मैं मॉक रखती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टाइम मिल जाए, जो उन्होंने चीजें पढ़ी हैं उनको रिवाइज करने का, थोड़ा बहुत कंटेंट पढ़ने का उनको टाइम मिल जाए, उसके बाद मैं मॉक एग्जाम रखती हूँ। और एक पेपर ऐसे का होगा, एक पेपर प्रेसी का होगा जो मॉक एग्जाम होगा। ठीक है। पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगा पहले से डिसाइडेड टाइम पे, और उसके बाद असेसमेंट की जो स्केड्यूल है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, क्योंकि द यूनिक थिंग अबाउट माय ऐसे प्रेसी सेशंस इज वन ऑन वन इवैल्यूएशन। मैं हमेशा ये करती हूँ कि मेरी इवैल्यूएशन ये नहीं होती कि आपने पेपर सबमिट किया उसके बाद उस पर टिक्स लगी हुई आपको वापस मिल गई और एक जनरलाइज सा कमेंट आपको मिल गया, नहीं। मैं जिस तरह से अभी आपके सामने जूम की स्क्रीन शेयर हुई हुई है, इसी तरीके से आपका लिखा हुआ ऐसे जो आप सबमिट करवाते हैं पीडीएफ फॉर्म में, वो मैं शेयर करती हूँ इसी तरह से स्क्रीन, ठीक है, जूम पे, और स्टूडेंट के सामने मैं सारा ऐसे पढ़ के जो जो मिस्टेक सामने आती चली जाती है वो पॉइंट आउट करती चली जाती हूँ कि यहाँ पे ये इशू है, यहाँ पे ये इशू है, ये आप देख लें, अपने पास नोट कर लें इन चीजों को, और नेक्स्ट टाइम आपने रिपीट नहीं करना। ठीक है। तो उसके लिए भी ऑलरेडी मतलब कन्वे हो जाता है आपको, आज कन्वे हो जाएगा कि कल सुबह 10 बजे आपका पेपर इवेल्युएट होगा, तो आपने अवेलेबल होना है। इस तरीके से मॉक एग्जाम्स इवेल्युएट होते हैं। ठीक है। अच्छा, बेसिक ग्रामर का किसी ने पूछा हुआ है। बेसिक ग्रामर देखिए, टेंसेस हो गए, वॉइसेस हो गए, नरेशन वगैरह, ये सब बेसिक ग्रामर में आता है। ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेसिक ग्रामर में आता है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। एज फार एज फी इज कंसर्न, तो कोऑर्डिनेटर के साथ मेरे ख्याल से आप सब लोग इन कांटेक्ट हैं, अगर नहीं है तो मैं उनका कांटेक्ट नंबर यहाँ पे चैट में टाइप कर देती हूँ, उनको आप कांटेक्ट कर लें, ही विल गाइड यू अबाउट एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। सेशन के बारे में आपको पता चल गया कि सेशन किस तरह का होगा। अब आप लोग आज डेमो क्लास लेने के लिए आए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ भी लें। ठीक है। चलें जी, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स एंड पे। ठीक है। क्वेश्चन आंसर सेशन एंड पे होगा। एंड पे मैं आपको आपका माइक अनम्यूट करने की परमिशन दूंगी, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो काइंडली अपने क्वेश्चंस को अभी जरा होल्ड पे रखें, जो क्वेश्चन माइंड में है उसको अपने पास नोट कर लें। ठीक है। जैसे ही ये एंड होता है तो मैं आपको क्वेश्चंस पूछने का दूंगी मौका, तो इसलिए प्लीज बी पेशेंट। और अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, तो इस तरफ आप अटेंटिव रहें। ठीक है। अच्छा, एसेस की टाइप्स कौन सी होती हैं? सबसे पहले देखें, एक्सपोजिटरी एक्सप्लेनेटरी एसेस। ठीक है। ये वो एसेस होते हैं जिनमें आपको एक डायमेंशन गिवन होती है और आपको उसी डायरेक्शन में जाके आगे उसी को एक्सप्लेन करना होता है और अपनी बात कह देनी होती है। इसमें आपने कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट जनरेट नहीं करना होता। सीधी सीधी जो बात है आपसे रिक्वायर्ड है, जैसे कि सामने आपके टॉपिक है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सीएसएस 2021 में ये टॉपिक आया था। ठीक है। यहाँ पे आपसे ये रिक्वायर्ड है कि आप अपने ऐसे को 2 पोर्शंस में डिवाइड करें, एक में आप प्रोज बता दें, दूसरे में आप कॉन्स बता दें। आपकी जो आउटलाइन होगी उसमें आप 7-8 आपने प्रोज बताए, ठीक है, 7-8 आपने कॉन्स बताए। शुरू में आपका इंट्रोडक्शन होगा, एंड पे आपका कंक्लूजन, एंड दैट्स इट। मतलब जो सीधा सीधा सा टॉपिक होता है, जो पढ़ते साथ आपको पता है कि आपसे क्या रिक्वायर्ड है, आपसे प्रोज रिक्वायर्ड है और आपसे कॉन्स रिक्वायर्ड है ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो आपने ये लिख देने हैं, एग्जामिनर को लिख के दे देने हैं। ये टॉपिक्स एक्सपोजिटरी एक्सप्लेनेटरी टॉपिक्स कहलाते हैं, या डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है। एक और टॉपिक आपके सामने है, पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड। ठीक है। यहाँ पे अगेन सीएसएस 2020 में ये टॉपिक आया था। यहाँ पे आपको पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में पूछा गया है कि उसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, उसको कैसे हम फॉर्मलाइज कर सकते हैं। ठीक है। कैसे फॉर्मल बना सकते हैं, उसके इश्यूज क्या है, उनको कैसे टैकल किया जा सकता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी से रिलेटेड जितना भी आपको लगता है जो रिकमेंडेशन है, जो वे फॉरवर्ड है, वो आपने देना है। मतलब ये भी सीधा सीधा टॉपिक है, एक्सपोजिटरी डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लेनेटरी टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखें, प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। अब अगेन यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है आपसे, आप अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस बताएं किसके, पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करने के। ठीक है। अब यहाँ पे अगेन सीधी सीधी सी आपको एक डायरेक्शन गिवन है, सीएसएस 2020 में ये टॉपिक आया था, आपने इसके बारे में लिख देना है अपॉर्चुनिटीज। कुछ अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी आपके
पेपर में और कुछ चैलेंजेस आ जाएंगे। तो एक्सपोजिटरी एक्सप्लेनेटरी टॉपिक्स वो होते हैं जिनमें आपको सीधा एक डायरेक्शन गिवन होती है और आपको उसी डायरेक्शन में अपना ऐसे लेके जाना होता है। एक्सपोजिटरी एसेज को अगर अटेम्प्ट करने की बात करूं कि करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, एक्सपोजिटरी एसेज अटेम्प्ट करना सबसे आसान होता है क्योंकि आपको एक डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है। आपको टॉपिक में से कुछ भी सोच के एक नई चीज नहीं बनानी, कोई आर्ग्यूमेंट नया जनरेट नहीं करना। तो ज्यादातर लोग एक्सपोजिटरी टॉपिक्स ऑप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका नुकसान ये होता है कि आपकी जो चीजें, जो प्रोज एंड कॉन्स ग्लोबलाइजेशन के आपने लिखे हैं, तकरीबन वैसे ही किसी दूसरे एस्पायरेंट ने लिखे होंगे, तकरीबन वैसे ही किसी तीसरे एस्पायरेंट ने लिखे होंगे। तो आपके पास रूम इस चीज का बहुत कम होता है कि आप अपने पेपर को दूसरों से डिस्टिंग्विश कर सकें, इतना इंटरेस्टिंग बना सके कि एग्जामिनर आपके पेपर पे रुक के सोचे कि हाँ ये पास करने के काबिल है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका कौन है, अदरवाइज इजी होता है अटेम्प्ट करना, ठीक है। दूसरी टाइप देखें, लिटरेरी एसेस। लिटरेरी एसेस वो होते हैं जिनमें कोई आपको स्टेटमेंट गिवन होता है, कोई कोटेशन गिवन होता है, ठीक है। लिटरेचर से लिया गया, किसी पोम से लिया गया कोई स्टेटमेंट, जैसे आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू हैव टू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। अब इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं इनमें से आपने मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना होता है कि बेसिकली है किस बारे में ये टॉपिक, और उसके बाद आपने उस पर अपना आउटलाइन बना के अपना ऐसे डेवलप करना होता है। अब देखें ये चीज, आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू हैव टू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में है ये, ठीक है। तो अगर आप उसमें उसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर लें तो उसके बाद आप उस पर आउटलाइन बना के ऐसे लिख सकते हैं। जो लोग नॉर्मली लिटरेचर बैकग्राउंड से होते हैं वो इस तरह के ऐसेस को ऑप्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड है आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये टॉपिक पास्ट पेपर्स में से ये दोनों टॉपिक्स पे लिए हुए हैं। अब आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड से क्या मुराद है, यहाँ पे लाइफ में एक इंसान जो भी सफरिंग्स देखता है, जिन भी सफरिंग से गुजरता है, जो भी प्रॉब्लम्स देखता है, ठीक है, उनसे रिलेटेड ये ऐसे, ठीक है। तो अगर आप डिकोड कर पाए लिटरेरी एसेस तो वो आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं अच्छे से, आसानी से। लेकिन यूजुअली लिटरेचर बैकग्राउंड वाले लोग इनको ऑप्ट करते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग नहीं पसंद करते कि वो इनको ऑप्ट करें, और जरूरी होता है कि आप उसका सही से मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर पाए इन ऑर्डर टू ऑप्ट इट। तो वो आप इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट इट, तो वो आप तक होता है कि आप कर पाते हैं या नहीं। तीसरी चीज है आर्ग्यूमेंटेटिव या परसुएसिव एसेस, ठीक है। कुछ टीचर्स के नजदीक आर्ग्यूमेंटेटिव और परसुएसिव एसेस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। लेकिन जो तरीका मेरे पास है वो उसके मुताबिक आर्ग्यूमेंटेटिव और परसुएसिव ऐसे एक ही तरह के ऐसे के दो अलग नाम है, ठीक है। और क्योंकि मैंने अपनी सीएसएस की दोनों अटेम्प्ट्स में आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे ही ऑप्ट किया था, आर्ग्यूमेंटेटिव या परसुएसिव ऐसे, ठीक है, तो इसलिए मेरे नजदीक दोनों के लिए एक ही फॉर्मेट है, दोनों एक ही ऐसे के दो नाम है, जैसे एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव ऐसे एक ही ऐसे के दो नाम है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है विच आई अप्लाइड दोनों दफा अपने डिफरेंट पेपर्स में, एक दफा मैंने इस्लामाबाद से एग्जाम दिया, एक दफा मैंने पिंडी से एग्जाम दिया, और ऑब्वियसली दोनों दफा इट इज वेरी अनलाइकली, हाईली अनलाइकली कि किसी एक ही एग्जामिनर के पास दोनों मरतबा मेरा पेपर गया होगा। यकीनन दो मुख्तलिफ एग्जामिनर्स के पास गया होगा क्योंकि दो मुख्तलिफ सालों में दो अलग अलग सेंटर से एग्जाम दिया था। लेकिन उसके बावजूद दोनों दफा अगर पास किया सीएसएस का ऐसे, ठीक है, पीएमएस की बात अभी नहीं करती, सीएसएस की बात कर रहे हैं, तो अगर दोनों मरतबा पास हुआ तो दैट मीन्स के तरीका ठीक था, स्ट्रक्चर ठीक था, ठीक है। तो ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटीज बैकवर्ड, ये सीएसएस 2021 में आया हुआ था और यही ऐसे मैंने अटेम्प्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसे है, ठीक है। अब एक्सपोजिटरी ऐसे भी एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है और आर्गुमेंटेटिव ऐसे भी अगर ये सामने लिखा हुआ है और उसको भी मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में कह रही हूँ, तो फिर दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कौन सा वाला आर्गुमेंटेटिव होता है और कौन सा वाला डिस्क्रिप्टिव या एक्सपोजिटरी ऐसे होता है। तो उसकी फर्क हम लोग इस तरह से करते हैं कि देखिए वहां पे हमने देखा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वहां पे हमने देखा पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड, ठीक है, या फिर वहां पे हमने मुझे तीसरा टाइप ऑफ ऐसे देखा, वो तीनों क्या थे, एक सीधी आपको डायरेक्शन गिवन थी। यहाँ पे ये कह रहा है ह्यूमन इन्वेंशन मूव सोसाइटीज बैकवर्ड। क्या आपको नहीं लगता कि ये इस तरह का टॉपिक है जो कि डिबेटेबल है? डिबेटेबल है ना, इस पे आप लाइक टू साइड्स बता सकते हो कि नहीं, ह्यूमन इन्वेंशंस तो बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने सोसाइटीज को फॉरवर्ड मूव करवाया, और बहुत सारी है, लुक अराउंड आपको नजर आएगा। इवन अभी जो सामने आपके लैपटॉप पड़ा हुआ है, ठीक है, या फोन पे आप क्लास ले रहे हैं,
कमरे में लाइट जल रही है, ठीक है, बाहर आप निकले तो गाड़ी आपके पास है, आप लेके निकल सकते हैं, मतलब लुक अराउंड एंड यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स के ह्यूमन इन्वेंशंस ने सोसाइटीज को फॉरवर्ड मूव करवाया है, हाउ बैकवर्ड, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली ये एक डिबेटेबल टॉपिक बन गया। तो वो टॉपिक्स जो कि स्टेटमेंट की फॉर्म में होते हैं लेकिन उनकी टू साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट बन सकती हैं कि आप उनके फेवर में भी बात करो, आप उनके अगेंस्ट भी जा सकते हो, तो वो आर्गुमेंटेटिव या परसुएसिव ऐसे होता है। अदर देन दैट आर्गुमेंटेटिव या परसुएसिव ऐसे की पहचान होती है ये कि वो एक क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो सकता है यस, इसका आंसर हो सकता है नो, यानी कि इसमें भी आप एक एक आर्गुमेंट की दो साइड्स हैं और किसी एक साइड की तरफ जा सकते हो कि नहीं पाकिस्तान रेडी है डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए या पाकिस्तान रेडी नहीं है, ठीक है। मैंने जब ये ऑप्ट किया था 2020 में, मैंने यही ऑप्ट किया था, ठीक है। तो मैंने इसकी ये साइड ली थी कि पाकिस्तान रेडी है, ठीक है, और फिर उसको मैंने सब्सटेंशिएट किया था डिफरेंट एग्जांपल से, वो खैर क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे की जो तीसरी टाइप है वो ये होती है आर्गुमेंटेटिव या परसुएसिव एसेस, ठीक है। इन्हीं तीन तरह की टाइप्स ऑफ एसेस में से आपके सीएसएस के पेपर में एसेस आते हैं, ठीक है। मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए ये किया होता है कि 2016 के बाद से जितने भी 2016 और उसके बाद के सालों के जो भी एसेस थे उनको मैंने अलग अलग से सॉर्ट आउट किया हुआ है डिफरेंट डायमेंशंस के हवाले से कि कौन सा किस डायमेंशन में से आया था। अच्छा ये जेंडर रिलेटेड था, ये करंट इश्यूज में से आया हुआ था, ये वाटर रिलेटेड था, और हर एक के साथ मैंने मेंशन किया हुआ है कि कौन सा आर्गुमेंटेटिव या परसुएसिव है, कौन सा लिटरेरी ऐसे है और कौन सा एक्सपोजिटरी ऐसे है। तो वो हम क्लास में डिस्कस कर लेते होते हैं, फिर हर एक टॉपिक में हम थोड़ी बहुत डिस्कशन भी कर लेते होते हैं कि अच्छा इस टॉपिक में क्या क्या पूछा जा रहा था, किस तरीके से इस टॉपिक को हैंडल करना चाहिए था, ठीक है। अब टॉपिक को ब्रेक डाउन कैसे करना है, देखिए एक टॉपिक आपके सामने आया, आपने उसको चूज तो कर लिया कि इस टॉपिक पे मैंने कंटेंट पढ़ा हुआ था, मेरी बड़ी अच्छी तैयारी है, मैंने इसको अटेम्प्ट करना है, लेकिन अब टॉपिक को समझने की जरूरत होती है कि असल में टॉपिक आपसे मांग क्या रहा है, ठीक है। देखें कोविड-19 अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स, ठीक है। दूसरा टॉपिक देखें प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, और तीसरा टॉपिक देखें इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन तीनों टॉपिक्स में से अगर आपने कोई एक ऑप्ट किया होता और जो भी ऑप्ट किया होता उसमें आप कॉलन से पहले वाले पोर्शन पे कितना सा ऐसे लिखते, मतलब अपने ऐसे की कितनी परसेंटेज आप कॉलन से पहले वाले पोर्शन को देते, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कोविड-19 पे आप कितना लिखते, अगर ये वाला ऐसे ऑप्ट करते तो प्रोमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान पे कितना लिखते, और अगर ये वाला टॉपिक अटेम्प्ट करते तो इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया पे आप कितना पोर्शन लिखते, मुझे चैट में टाइप करके बताएं। 20% थोड़ा सा एक पैराग्राफ, अच्छा ठीक है, और बाकी लोग कितना लिखते। 40% one paper, 1 to 2 pages, 5% maximum one paragraph, introduction, 40%, 40%, 30%, 40%, 30%, 5 to 7%। अब्दुल रहमान आप फिर से क्या कर रहे हैं क्लास में, आपका बैच कंप्लीट हो गया है। 10% वन पेपर, previous knowledge 1 to 2 pages, introduction लिखते, ठीक है, just making ground for the rest of essay 30%, ठीक है। अदनान रफीक, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ टॉपिक। अदनान मुझे लगता है आपने मेरा पिछला कोई डेमो देखा हुआ है, चलें जी इस पे बात करते हैं। आप में से मेजोरिटी ने कहा 30% या 40%। देखें आपको जब भी इस तरह से टॉपिक गिवन होता है ना, कॉलन और सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन की फॉर्म में जब भी आपको टॉपिक गिवन होता है, ठीक है, तो आपका जो ऐसे का टॉपिक होता है वो कॉलन के बाद वाला पोर्शन होता है, ठीक है। आपका जो टॉपिक होता है वो कॉलन के बाद वाला पोर्शन होता है। पहले टॉपिक में आपसे ये रिक्वायर्ड है कि आप ये इस बारे में ऐसे लिखें कि पाकिस्तानी रिसर्चर्स के लिए वेकअप कॉल बना, ठीक है, कोविड-19 कैसे बना। अब इस कोविड-19 जब आया तो उसकी वजह से पाकिस्तान के R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में ऐसी कौन कौन सी जगह थी, कहाँ कहाँ पे लूप होल्स नजर आए जिनको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, ठीक है। अब
पाकिस्तान के रिसर्च सेक्टर में कौन कौन से लूप होल्स थे ये आपने बताने हैं, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से क्योंकि आइडेंटिफाई हुए, इसलिए कोविड-19 कॉलन से पहले लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने ऐसे लिखना है कोविड-19 के बारे में, ऐसे में कुछ पोर्शन लिखना है, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ लिखेंगे। मैक्सिमम 5% ऑफ द ऐसे आपका कोविड-19 पे होगा, जिसमें आपने ये लिखना होगा कि अच्छा कोविड आया, उसकी वजह से डेथ्स हुई वगैरह वगैरह, चाइना से इमर्ज हुआ, जो भी आप कोविड के बारे में लिखना चाहें। ठीक है, इसके लिए जो मैं रिकमेंड करती होती हूँ, जैसे समवन हैज राइटली पॉइंटेड आउट के इंट्रोडक्शन के बाद एक ओवरव्यू वाला पैराग्राफ होता है। ठीक है, उसमें आप टॉपिक का ओवरव्यू अगर देना चाहें, वो एक ऑप्शनल पैराग्राफ होता है, तो वो आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, अदर देन दैट आपका टॉपिक ये है कि आपने पाकिस्तानी रिसर्चर्स के बारे में, सॉरी, पाकिस्तानी रिसर्चर्स के लिए वेकअप कॉल कैसे बना कोविड-19, आपने इस पे ऐसे लिखना है। ठीक है, तो उसमें चीजें इस तरह की आ जाएंगी कि पाकिस्तान के रिसर्च सेक्टर में कौन कौन सी डिफरेंट डोमेन्स में पाकिस्तान के रिसर्च सेक्टर में लूप होल्स आइडेंटिफाई हुए जिनको फिल अप करने की जरूरत है। दूसरा टॉपिक है प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान। ठीक है, आपने बताने हैं अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस किसके, पाकिस्तान में टूरिज्म प्रमोट करने की। आपने ये नहीं बताना कि पाकिस्तान में टूरिज्म प्रमोट कैसे हो रहा है या कैसे किया जा रहा है, नहीं। अगर टूरिज्म इन पाकिस्तान के बारे में आपने लिखना भी है तो अगेन वही एक पैराग्राफ आपने लिखना है। ठीक है, आपसे रिक्वायर्ड ये है कि आप अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करो और चैलेंजेस बताओ पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करने के। सिमिलरली आपने प्रोस्पेक्ट्स बताने और प्रॉब्लम्स बताने किसके, पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल दुनिया में सोशल मीडिया की इमर्जिंग पावर के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, सिर्फ सोशल मीडिया पे अगर लिखना चाहेंगे तो वो आप लिखेंगे सिर्फ, या इमर्जिंग पावर सोशल मीडिया रिसेंटली उसके बारे में कुछ अगर आपने लिखना है जो हो के गुजरा है, तो उस पे आपका बस एक ही पैराग्राफ होगा। सोशल मीडिया पे को हाईलाइट करेंगे तो एक ही पैराग्राफ होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने टॉपिक को ब्रेक डाउन करना होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपने कितना वेटेज देना है अपने टॉपिक के कौन से वाले पोर्शन को। ठीक है, अब देखें, हर हर साल इस तरह से होता है कि एग्जामिनर्स रिपोर्ट आती है। ठीक है, जो एफपीएससी की वेबसाइट पे पड़ी होती है, जिसमें ये चीज लिखी हुई होती है कि इस साल इस पेपर में मेजॉरिटी ऑफ द एस्पायरेंट्स ने क्या क्या गलतियां की। ठीक है, तो एग्जामिनर्स रिपोर्ट क्या कहती है सीएसएस के इंग्लिश एस के पेपर के बारे में, ये देखें। द वीकेस्ट पार्ट इन मेजॉरिटी ऑफ द पेपर्स वाज कैंडिडेट्स इनएबिलिटी टू ग्रास्प द क्रक्स ऑफ एनी टॉपिक. Each topic was based on some argument, which in turn required the candidates to explore the relation of two major variables or aspects clearly stated in the topic. The candidates delineated only to one aspect, while the other was insufficiently explored or completely ignored. ठीक है, एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि आपसे मांगा हुआ क्या है, आपसे मांगा हुआ है प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, और आपको अपॉर्चुनिटीज का बहुत ज्यादा पता नहीं है और आपने चैलेंजेस को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया। ठीक है, आपने 5-6 अपॉर्चुनिटीज मेंशन की और 10-12 आपने चैलेंजेस मेंशन कर दिए, तो क्या हुआ, आपने सही से टॉपिक को ग्रैस्प नहीं किया। सही से टॉपिक को आप ग्रैस्प करना तभी एग्जामिनर को शो कर पाएंगे जब सबसे पहले आप कॉलम से पहले वाले पोर्शन को 40% ऑफ द पोर्शन ऑफ योर ऐसे नहीं देंगे। ठीक है, जस्ट 5% मैक्सिमम। ठीक है, दूसरा, आपसे जितने भी वेरिएबल्स गिवन हैं टॉपिक में, आपसे प्रोस्पेक्ट्स और चैलेंजेस पूछे हुए हैं, आपसे अपॉर्चुनिटीज या चैलेंजेस पूछी हुई हैं, आपसे जो भी चीज रिक्वायर्ड है आपने उसको इक्वल वेटेज देना है। अगर आप 8 प्रोस्पेक्ट्स मेंशन करें तो आप 8 ही चैलेंजेस मेंशन करेंगे। ठीक है, इक्वल वेटेज देना है। ऐसे में चेक क्या किया जाता है, ठीक है, ऐसे में ये 4 चीजें चेक होती हैं। अगर आपकी ये चारों चीजें बिल्कुल ठीक हैं तो आपका ऐसे पास हो जाएगा, आपका ऐसे भी फेल नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें जो सबसे पहली चीज है लैंग्वेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैंने इसको डिफरेंट कलर से लिखा हुआ है, उसकी क्या रीजन है। देखिए, लैंग्वेज में क्या आ जाता है, लैंग्वेज में ये आ जाता है कि आपने ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश लिखी हुई हो। ठीक है, क्योंकि आपसे ये रिक्वायर्ड होता है, सीएसएस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, बीए रिक्वायरमेंट है ना, आपसे ये रिक्वायर्ड होता है कि आपको बीए लेवल की इंग्लिश आती हो।
मतलब आपको इतनी इंग्लिश आती हो कि आप अपनी बात आसानी से एग्जामिनर तक कन्वे कर सके और एग्जामिनर को वो समझ में आ जाए, दैट्स इट। ठीक है, जो लोग आपको ये कहते हैं कि सीएसएस के लिए नहीं, आपको बड़े अच्छे ऐसे के लिए फ्रेजेस और आपको ईडियम्स याद करने हैं ताकि आप इम्प्रेस कर सकें एग्जामिनर को, या फिर आपके पास वोकैबुलरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि आप डिफरेंट वर्ड्स लिखें, आपने ये नहीं लिखना सीक्रेट, आपने उसकी जगह लिखना है क्लैंडस्टाइन, ठीक है, आपने ये लार्ज नहीं लिखना, आपने इसकी जगह लिखना है जाइजेंटिक वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज सिंपली मींस कि आप सिंपल इंग्लिश लिखें, करेक्ट इंग्लिश लिखें, ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिएगा जी। ठीक हो गया। तो लैंग्वेज की जहां तक बात है, लैंग्वेज जहां तक मैं सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को, वो क्या होती है कि मैं सेंटेंस करेक्शन सिखा देती हूँ, ताकि अगर सेंटेंस में कोई मसले कर रहे हैं, ठीक है, गलत सेंटेंस लिख रहे हैं तो वो ठीक हो जाए। ग्रामर की चीजें मैं टेंसेस वगैरह सिखा देती हूँ, ठीक है, एक्टिव पैसिव सिखा देती हूँ। इन्हीं टेंसेस में और एक्टिव पैसिव वॉइसेस में ही आप अपना ऐसे लिख रहे होते हैं ना। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रक्चर मैं सिखाती हूँ, ठीक है, चाहे वो टाइप्स डिफरेंट ऐसे एसेस का है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एसेस क्या है, आर्गुमेंटेटिव का है, लिटरेरी का है, या एक्सपोजिटरी का है, या फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का है, या बॉडी पैराग्राफ्स का है, कंक्लूजन का है, जिसका भी। ठीक है, और उसके अलावा कोहेरेंस कैसे लेके आनी है, कोहेजन कैसे लेके आनी है, ये मैं सिखा देती हूँ, और कंटेंट कैसे गैदर करना है, वैरायटी ऑफ कंटेंट, और उसमें अच्छी ऑथेंटिक एग्जांपल्स कैसे बनानी है, कहाँ से लेके आनी है, वो मैं बता देती होती हूँ। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मैं हेल्प कर देती होती हूँ, आप लोगों को सिखा देती होती हूँ, और इन द एंड फिर उसके बाद जब ये सब आपके ऐसे में होगा, एग्जामिनर को मिलेगा, तो इसका मतलब है कि आपका ऐसे फेल फिर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रेसी राइटिंग पे बात करते हैं। अच्छा, प्रेसी राइटिंग, प्रेसी होती क्या है, प्रेसी में चेक क्या किया जा रहा होता है। देखिए, जब आप लोग इंशाल्लाह ताला सीएसपीस बन जाएंगे तो आपसे रिक्वायर्ड ही होता है कि बहुत सारे इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने पढ़ने होते हैं, और वो आपने प्रिसाइज करके उनकी समरी लिख के हायर अप्स को देनी होती है। ठीक है, क्योंकि शुरू में जाके तो आप बीपीएस 17 में हो, तो आपको बीपीएस 18, बीपीएस 19 जो भी आपके बॉस हैं वहां पे, आपको उनके लिए बहुत कुछ प्रिसाइज करके उनको प्रेजेंट करना होता है। तो ऑब्वियसली आपसे ये टेस्ट किया जाता है, आपसे ये रिक्वायर्ड होता है कि आप एक पैसेज को प्रिसाइज करके उसका वही मीनिंग कन्वे कर पाओ। ठीक है, प्रेसी बेसिकली क्या होती है, समरी ऑफ द पैसेज होती है, जो आपको गिवन पैसेज होता है। ठीक है, आपका जो प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का पेपर होता है ना, उसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो एक पैसेज गिवन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 होता है एमसीक्यूज 20 मार्क्स के, और क्वेश्चन नंबर 2 होता है 20 मार्क्स का पैसेज। वो पैसेज गिवन होता है और उसमें क्वेश्चन होता है कि इस पैसेज की प्रेसी लिखें और साथ में इसको एक सुटेबल टाइटल दें। प्रेसी के 15 मार्क्स होते हैं और टाइटल के 5 मार्क्स होते हैं। तो समरी ऑफ द पैसेज आपने लिखनी होती है, आपने उस पैसेज को 1/3 करके 1/3 लेंथ में लिखना होता है, लेकिन मीनिंग वो सारा का सारा वही कन्वे होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, इसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स चेक हो रहे होते हैं। ठीक है, आपने बेसिकली करना ही होता है कि आपने ओवरऑल आइडिया ऑफ द पैसेज को ग्रास्प करके उसको अपने वर्ड्स में रिप्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, फिर अगर आपको ये लगता है कि आप प्रेसी लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप अपनी प्रेसी को किसी और की लिखी हुई प्रेसी के साथ, जो बुक्स में प्रेसी सॉल्व हुई भी मिलती हैं आपको, आप उनके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रेसी ठीक है या नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, रिमेंबर एवरी प्रेसी इज डिफरेंट। ठीक है, अगर कोई दो दो लोग हो, आप लोग रूममेट्स हो, ठीक है, आप लोग आराम से बैठे हुए इकट्ठे तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो कोई एक पैसेज आप लोग खोल के देखें, उसकी बैठ के आप दोनों प्रेसी लिखें, आप दोनों की प्रेसी एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होगी, और हो सकता है दोनों ने ठीक लिखी हुई हो, लेकिन क्योंकि हर एक के लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है, इसलिए हर प्रेसी डिफरेंट होती है। तो आप किसी दूसरे की प्रेसी के साथ कंपेयर करके
ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि आपकी प्रेसी ठीक है या गलत है। ठीक है, आपने ये करना होता है कि आप प्रेसी जो है अपनी किसी को पढ़ाएं और फिर उसके बाद ओरिजिनल पैसेज पढ़ाएं और फिर उनसे पूछें कि क्या मेरी प्रेसी से भी आपको यही आइडिया मिला था जो कि ओरिजिनल पैसेज में था। अगर उनको मिला था तो ठीक, अगर वो ये कहें कि नहीं यहाँ पे ये एडिशनल डिटेल थी जो आपकी प्रेसी में मुझे नहीं पढ़ने को मिली, तो दैट मीन्स कि वहां पे वो चीज लैक कर रही थी। अदर देन दैट हो सकता है कि आपने सारा ठीक लिखा हो। प्रेसी राइटिंग के लिए रूल्स क्या है? प्रेसी में 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ ओरिजिनल पैसेज होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। ठीक है, आपका जो आपकी जो प्रेसी है वो ओरिजिनल पैसेज का 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, होलिस्टिक टाइटल होना चाहिए। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रेसी लिखे और सुटेबल टाइटल दें। अब वो जो सुटेबल टाइटल है वो होलिस्टिक होना चाहिए। अब अगर टाइटल को 5 मार्क्स गिवन है तो दैट मीन्स के आपका टाइटल कोई माने रखता है ना, 5 नंबर उसने आपके टाइटल को दिए हुए हैं। तो मैं हमेशा अपनी क्लासेस में एक अम्ब्रेला बनाती होती हूँ। ठीक है, कि आपका जो टाइटल है वो एक अम्ब्रेला की तरह है। ठीक है, जिस तरह से एक अम्ब्रेला ने अपने नीचे का यहाँ सारा पोर्शन कवर किया हुआ होता है। ठीक है, इसी तरह से ये समझें कि ये जो नीचे का पोर्शन है जो मैंने बॉक्स बनाया है ये आपकी प्रेसी है और ये जो ऊपर है अम्ब्रेला ये उसका टाइटल है। यानी कि टाइटल ने पूरे के पूरे निचले एरिया को अपने अंदर एम्ब्रेस किया हुआ है। ठीक है, ना तो ये बहुत ज्यादा बाहर होना चाहिए, ना आपकी अम्ब्रेला बहुत ज्यादा बाहर होनी चाहिए टाइटल से। ठीक है, और ना आपकी अम्ब्रेला बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए कि प्रेसी इससे बाहर निकल रही हो। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हो सकता है आपका जो पैसेज है, ठीक है, वो हो challenges of women एजुकेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, लेट्स सपोज ये इस बारे में आपका पैसेज था। ठीक है, आपने क्या किया, आपने पैसेज को टाइटल दे दिया चैलेंजेस फॉर वुमेन इन पाकिस्तान। तो आपने क्या किया, आपने अपने टाइटल को बहुत ब्रॉड कर दिया। वुमेन एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है, आपने सिर्फ चैलेंजेस फॉर वुमेन इन पाकिस्तान की बात कर दी है। दैट मीन्स कि आपने टाइटल बहुत ब्रॉड कर दिया है। मतलब वुमेन के लिए कहाँ कहाँ चैलेंजेस, वो तो बहुत सारा बहुत ब्रॉड हो जाता है। यहाँ पे तो सिर्फ एजुकेशन की बात हो रही है। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर आपने अपनी प्रेसी में अगर डिफरेंट चैलेंजेस मेंशन थे, ठीक है, वहां पे इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स की बात हो रही थी, वहां पे सोशल माइंडसेट की बात हो रही थी और बहुत सारी बातें हो रही थी पैसेज में। तो लेट्स सपोज आपने टाइटल दे दिया सोशल चैलेंजेस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो आपने क्या कर दिया, आपने अपने टाइटल को बहुत नैरो कर दिया। बाकी चैलेंजेस कहाँ गए? आपने अपने टाइटल में ये चीज तो मेंशन की ही नहीं, आपने तो सिर्फ कोई एक तरह के चैलेंजेस को उठा के अपने टाइटल में इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो मीनिंग देयर बाय कि आपका टाइटल होना चाहिए यही कि चैलेंजेस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन पाकिस्तान, ताकि आपका जो भी प्रेसी में लिखा हुआ है जितनी भी चीजें वो टाइटल अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहा हो। टाइटल को 5 नंबर देने का यही मकसद है कि आपका टाइटल होलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, आपके टाइटल में ना कोई बात इस तरह से हो जो प्रेसी से बाहर हो। ठीक है, जो चीजें पैसेज में लिखी हुई उससे बाहर हो, और ना इस तरह से का टाइटल हो आपका कि प्रेसी में कुछ और डिटेल भी थी और टाइटल में आपने वो मेंशन ही नहीं की। ठीक है, उसके अलावा प्रिसीजन, ये ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। आपका पैसेज प्रिसाइज तो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रिसाइज ठीक है, प्रिसाइज होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ओरिजिनल पैसेज का मिस कर जाएं प्रिसीजन के चक्कर में कि मैंने प्रिसाइज करके लिखना है, शॉर्ट करके लिखना है। तो शुरू शुरू के ही पैसेज में से ये ना हो कि आपने अपने नंबर ऑफ वर्ड्स पूरे कर लिए और एंड की डिटेल्स उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाएं। ठीक है, प्रेसी में कभी भी प्रॉपर नाउन्स नहीं लिखे जाते, डेट्स नहीं लिखी जाती, फैक्ट्स नहीं लिखे जाते। ठीक है, प्रॉपर नाउन्स डेट्स फैक्ट्स अगर लिखे हुए हैं तो उनको आपने स्किप करना होता है। वो एडिशनल डिटेल होती है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन होती है। ठीक है, और प्रेसी में कोहेरेंस और कोहेजन दोनों होने चाहिए। ऐसे में भी कोहेरेंस और कोहेजन पे मेरा बहुत फोकस होता है। स्टूडेंट्स को मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे कॉन्शियस करवाती हूँ कि आपने ये चीज इंश्योर करानी है अपने पैसेज में, अपने पैराग्राफ्स में, ऐसे में भी और प्रेसी में भी। ठीक है, क्योंकि अगर कोहेरेंस कोहेजन होगी आपके पैराग्राफ्स के अंदर तो एग्जामिनर एक फ्लो के साथ आपके
राइटिंग्स को पढ़ता चला जाएगा, उसको कहीं पे रुकना नहीं पड़ेगा, कहीं पे उसको डिसजॉइंटेड आइडियाज नजर नहीं आएंगे, और यूं क्या होगा, वो आपको आराम से जो है वो पास करने के पोजीशन में होगा कि आप एक फ्लो के साथ उसको पढ़ने को चीज मिल रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं हो रही, तो आपके लिए भी परेशानी क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, सेंटेंस की प्रेसी देखें, एक छोटी सी आपके सामने एग्जांपल है। There were dogs, cats, hens, ducks, geese, and pigs barking, squealing, crowing, quacking, and growling all over the farm. अब यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस सेंटेंस के अंदर डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स को मेंशन किया गया और उनके वॉइसेस को मेंशन किया गया। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे, चलें ये कॉमन नाउन्स यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इन सब की जगह कुछ जनरलाइज सा स्टेटमेंट लिख देना है। यहाँ पे आइडिया क्या है बेसिकली सेंटेंस का, ये कि डिफरेंट बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट नॉइजेस क्रिएट कर रहे हैं फार्म यार्ड में, ऐसा ही है। ठीक है, तो हम इसको प्रिसाइज करके अगर ये लिखेंगे डिफरेंट एनिमल्स वर मेकिंग वेरियस नॉइजेस ओवर द फार्म यार्ड, तो ये गलत होगा। ये इसलिए गलत होगा क्योंकि हमने यहाँ पे नेसेसरी डिटेल मेंशन कर दी, नेसेसरी डिटेल स्किप कर दी प्रिसीजन के चक्कर में। वो क्या, हमने यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स तो लिखा, हमने बर्ड्स तो लिखा ही नहीं। ठीक है, तो ये काम नहीं करना कि प्रिसाइज करना है तो उसमें से कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट कर दें। डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स वर मेकिंग वेरियस नॉइजेस ओवर द फार्म यार्ड, अब ये ठीक है, ये हमने इसको प्रिसाइज कर लिया, इसका जो मेन आइडिया था वो हमने ग्रास्प कर लिया, और वो क्या था कि डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स थे वो मुख्तलिफ किस्म के नॉइजेस प्रोड्यूस कर रहे थे फार्म यार्ड में। ठीक है, तो यूं आपका जो ऊपर सेंटेंस गिवन है वो प्रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाले मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ फीडबैक देख लें, इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस ले लेती हूँ। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चंस अपने पूछ लीजिएगा। दिस वाज बाय उसामा खान, वन ऑफ माय वेरी गुड स्टूडेंट्स। इलियास, आप लोगों के क्वेश्चंस में आंसर करती हूँ। बिलाल याकत, ही वाज माय वेरी वेरी गुड स्टूडेंट, और आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ही विल क्वालिफाई। एक सेंटेंस की प्रेसी का अगर आप लोग टाइटल पूछें तो एक सेंटेंस को आप क्या टाइटल देंगे? टाइटल हम पैसेज को देते हैं। Anyway, these are only a few. मैं इनको जल्दी जल्दी से खत्म करूं। अच्छा एक चीज, हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो चीजें आपको, आपने अगर सेशन ज्वाइन करना है इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, नहीं करना टोटली अप टू यू, किसी और को ज्वाइन करना है टोटली अप टू यू, बट इफ यू ज्वाइन दिस सेशन ऑफ माइंड, तो जो चीजें आपको बताऊंगी, ठीक है, ना सिर्फ ऐसे प्रेसी के पेपर के हवाले से, बाकी पेपर्स के हवाले से भी, पेपर अटेम्प्टिंग के हवाले से, ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो आपके साथ शेयर करूंगी, एग्जाम तक उन चीजों को खुद तक ही रखिएगा। एग्जाम हो जाए, क्वालिफाई कर लें, तो उसके बाद भले बता दें बाकियों को भी। ठीक है, चलें जी, अब आपके क्वेश्चंस पे आते हैं। इस सेशन में इवैल्यूएशन, निम्रा मैं 2 मॉक्स लूंगी,
एट द एंड, एक प्रेसी का एक एसे का। उसके अलावा ऑलमोस्ट डेली ही असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है, और वो डेली बेसिस पे आपको मिल रही होती हैं, आप वो लिख के सबमिट करवा रहे होते हो और उनकी इवैल्यूएशन हो रही होती है व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। टाइटल फॉर दिस प्रेसी, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, सेंटेंस है एनिमल एंड बर्ड्स इन फार्म यार्ड, नहीं, एनिमल्स एंड बर्ड्स इन फार्म यार्ड ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। नॉइजेज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन फार्म यार्ड थोड़ा सा नैरो होगा, लेकिन एक सेंटेंस को क्या टाइटल देने हैं आपने। कंटेंट रीडिंग की एमएन, अभी कंटेंट रीडिंग इज लाइक अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, इस पे मैं एक पूरी क्लास लेती होती हूँ, ठीक है। तो कंटेंट रीडिंग कहाँ से करनी है, कंटेंट रीडिंग के लिए देखें, अच्छे जर्नल्स पढ़ें, ठीक है, अच्छी वेबसाइट्स पढ़ें, ठीक है, जनरली मैं आपको यही बता सकती हूँ। उसके बाद वो कैसे कंटेंट गैदर किया जाता है वो तो फिर उसके लिए पूरी क्लास चाहिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए। कितने एसेज होंगे सेशन में अनीका, मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी अलग अलग से ऐसे। अब मैं आपको एक ऐसे पढ़ाऊं, क्या वो आएगा एग्जाम में, मैं ऐसे नहीं पढ़ाती होती, ठीक है। मैं हर एक चीज का स्ट्रक्चर पढ़ाती हूँ, ठीक है, और फिर जब हम कंटेंट गैदरिंग करते हैं तो उस पर आप लोग खुद आउटलाइंस बनाते हैं। मैंने अगर आपको एक लिखे हुए ऐसे ही पढ़ाने हैं तो वो आप कोई बुक लेके वहां से पढ़ लेना, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स को मछली पकड़ना सिखाती हूँ, मैं स्टूडेंट्स को ये नहीं सिखाती, ये नहीं कहती कि ये ले मछली और खाएं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन थीसिस स्टेटमेंट एंड इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है, इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ होता है पूरा, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट होती है उसमें आप डायरेक्शन देते हैं अपने ऐसे को, और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में तो आप पूरा आउटलाइन मेंशन करके ऐसे की अपना थीसिस स्टेटमेंट दे के शुरू में उसकी एक हुक लिख के। हाँ जी, यूट्यूब के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से भी आपको कंटेंट मिल सकता है अगर अच्छा चैनल है तो। प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह 3 अक्टूबर से। आमिर, इवैल्यूएशन होती है लेकिन इवैल्यूएशन टिल एग्जाम, अगेन उसके बारे में आपको कोऑर्डिनेटर ही गाइड करेंगे। इनफिनिक्स कोऑर्डिनेटर को काइंडली मैसेज कीजिए, मैंने उनका नंबर शेयर किया था पहले, वो आपको फी के बारे में और बाकी सब गाइड कर देंगे क्लासेस के बारे में। अच्छा, न्यूज़पेपर, मैंने आप लोगों के माइक्स अनम्यूट करवाने थे, अब आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए हैं चैट में। जवेरिया ने पूछा है कि न्यूज़पेपर्स किस तरह से हेल्पफुल होते हैं ऐसे के कंटेंट के लिए, और न्यूज़पेपर में मोस्टली क्या पढ़ना चाहिए। देखें, न्यूज़पेपर में आप जिन डायमेंशन से ऐसे आता है, ठीक है, हर एक डायमेंशन से रिलेटेड न्यूज़पेपर में आर्टिकल नहीं आ रहा होता। जो मैं सोर्सेज सजेस्ट करती हूँ उसमें सबसे आखिरी सोर्स वो है जो मैं न्यूज़पेपर सजेस्ट करती हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं बुक्स सजेस्ट करती हूँ, और बुक्स भी मैं आपको ये नहीं कहती कि पूरी पूरी बुक्स पढ़ने बैठ जाएं, ठीक है। मैं आपको बुक्स स्मार्टली पढ़ने का तरीका सिखा रही होती हूँ, ठीक है। तो जो पहली चीज है मैं जो सजेस्ट करती हूँ बुक्स हैं, फिर जर्नल्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, एंड पे जाके न्यूज़पेपर्स हैं। बिगिनर्स कहाँ से स्टार्ट करें, बिगिनर्स खुद को एवेल्युएट करें पहले किरण, कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। लाइक अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो पहले आप अपनी इंग्लिश पे काम करो, ठीक है। उसके बाद आप बस करना आपने ये कि आप सिलेबस डाउनलोड करो, ठीक है, एफपीएससी की वेबसाइट से, और उसके बाद आप उसका सिलेबस देखो हर एक सब्जेक्ट का, और उससे रिलेटेड सोर्सेज मैं अपने चैनल पे भी शेयर करती रहती हूँ, वो सोर्सेज भले आप लोग फॉलो कर लो। कंपलसरी सब्जेक्ट्स के आई थिंक मैंने सोर्सेज शेयर कर दी हैं, कम अभी ऑप्शनल्स के रहते हैं, तो वो सोर्सेज आप फॉलो कर लें। उनसे सोर्सेज से जो है वो आप सिलेबस वाइज टॉपिक्स प्रिपेयर करते जाएं। अगर आपको नोट्स मेकिंग की आदत है नोट्स बनाएं, अगर नहीं है आदत, से बुक्स पढ़ने की आदत है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने की आदत है तो उस तरह से पढ़ें जैसे आपको आसानी होती है, जैसे आप बचपन से पढ़ते आए हैं एफएससी के लिए, अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, उसी तरीके से सीएसएस के लिए भी पढ़ें। पीएमएस केपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं ऐसे के लिए। अच्छा जी, पीएमएस केपी के लिए मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। देखिए, एक तो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इश्यूज और चैलेंजेस के हवाले से भी, ऑप्शन वे फॉरवर्ड के हवाले से भी, ठीक है। फिर आपका
डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। वाटर एंड फूड इनसिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर इंपॉर्टेंट है, कोविड, पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर ये इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान रिलेशनशिप विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज ये इंपॉर्टेंट है। मैंने सर आरिफ से और सर नफीस से ऐसे पढ़ा है, और मैंने दोनों के मेथड में से जो मुझे चीजें अच्छी लगती थी उनको कंबाइन करके एक अपना मेथड बनाया है। क्लासेस में हम डिफरेंट थीम्स पे काम करेंगे, ठीक है। जब हम लोग बॉडी पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो हम किसी और टॉपिक पे कर रहे होंगे, इंट्रोडक्शन लिख रहे होंगे तो किसी और पे। ये नहीं होगा कि शुरू से लेके एंड तक हम लोग एक ही टॉपिक को लेके चल रहे हो, तो डिफरेंट थीम्स डिस्कस हो रही होती हैं। आयशा फी के लिए कोऑर्डिनेटर को मैसेज करें, कोऑर्डिनेटर का नंबर मैंने पहले शेयर किया था, नहीं है तो मैं कर देती हूँ दोबारा। ऐसे में थीसिस स्टेटमेंट देना, मेरे ख्याल में मैं ये सजेस्ट करती होती हूँ कि ऐसे में थीसिस स्टेटमेंट दें, ठीक है। क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट आपके ऐसे को एक डायरेक्शन देते हैं, और अगर आप थीसिस स्टेटमेंट नहीं मेंशन करते तो आउटलाइन के एंड तक एग्जामिनर को ये नहीं पता होता कि आपका ऐसे किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। आप लोग बाबा फी स्ट्रक्चर मेरे से पूछ रहे हैं, कोऑर्डिनेटर ने ही आपको लिंक सेंड किया होगा। 0321982529 पे आप लोग मैसेज करें, आपको वो गाइड कर देंगे, बाकी उन्हीं से पूछें काइंडली। अच्छा जी, मैं माइक अनम्यूट करती हूँ बशीर। चलें जी, अब मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ। आप लोग जो जिन्होंने हैंड्स रेज किए हुए थे उनके क्वेश्चंस में ले लूं, क्योंकि चैट में तो फिर क्वेश्चंस आप लोग वन बाय वन मतलब पूछते ही रहेंगे और फिर शायद किसी की बारी ना आए। तो रेज योर हैंड्स, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। ओके, अकील अहमद सबसे पहले मेरे पास शो हो रहे हैं। जी अकील, आप खुद को अनम्यूट करें, अपना क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसे टॉपिक आता है पॉवर्टी इन पाकिस्तान, सिर्फ यही टॉपिक आ रहा है, तो हम अबाउट फैक्टर के अंदर कॉजेज कितने लिखें और रेमेडीज इफेक्ट्स कितने लिखें, मतलब कितने पैराग्राफ, कैसे डिवाइड करें हम इनको? ठीक है, देखिए पॉवर्टी इन पाकिस्तान अगर ये टॉपिक आता है तो ये ओपन एंडेड टॉपिक है, और जब ओपन एंडेड टॉपिक्स होते हैं तो उनको आप अपनी मर्जी से एक डायरेक्शन दे सकते हैं, उनकी सबसे अच्छी बात ये होती है, ठीक है। अब देखिए, अब डिपेंड करते हैं, आप अगर सिर्फ कॉजेज लिखना चाहते हैं और आगे आप उनके रेमेडीज लिखना चाहते हैं, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है आप कॉजेज लिखना चाहें फिर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज लिखना चाहें और फिर रेमेडीज लिखना चाहें। लेट सपोज अगर आप कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज ही लिखना चाहते हैं तो 8-8 पॉइंट्स, ये आपकी 16 पैराग्राफ्स बन जाएंगे, और इंट्रोडक्टरी और कंक्लूजन मिला के आपके 18 पैराग्राफ्स बन जाएंगे, मोर देन इनफ, ठीक है। पर अगर कॉजेज लिखने हैं, फिर कॉन्सिक्वेंसेज लिखने हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या क्या नजर आ रही है फिर पॉवर्टी इन पाकिस्तान की, ठीक है, और उसकी वजह से लाइक डिफरेंट जैसे क्राइम्स वगैरह, ठीक है, डिफरेंट डायमेंशन में आप जा सकते हैं, ठीक है। वो अगर आप लिखना चाहें और उसके बाद आप रिकमेंडेशन देना चाहें तो यूं आप अगेन 16 पैराग्राफ्स आपने करने हैं तो 5-5-6 का प्रोपोर्शन दे दें, 5 एक पॉइंट, 5 दूसरे और 6 तीसरे, ठीक है। चलें नेक्स्ट, किन्होंने हैंड रेज किया हुआ है? बशीर जी, आप अपना क्वेश्चन पूछें। चैट वाले क्वेश्चंस का आंसर अब मैं बाद में दूंगी। अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, ये पूछना था कि कितने थीम से हम काम करेंगे यहाँ पे, जैसे कि कितने थीम? अच्छा, बस यही पूछना है आपने? और ये कि उनके जी, और लेंथ हो कितनी ऐसी की होनी चाहिए, मिनिमम ये है कि ये एक्सेप्टेबल है, इससे कम नहीं ठीक है, मैं बता देती हूँ, मैं बता उसके बाद देती हूँ। जो 20 एमसीक्यूज होते हैं मैम, जो प्रीसी कंपोजिशन के, वो जो वर्ड्स होते हैं, हाँ वो जी, वर्ड्स पे पर्टिकुलर कहीं से गाइडलाइन कर देते कि ताकि हम उनकी भी ठीक है, प्रिपरेशन। मैं बता देती हूँ। 20 वर्ड्स होते हैं, 20 एमसीक्यूज होते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, अच्छा सबसे पहले थीम्स की आपने बात की है। देखिए, मेरा जो तरीका होता है वो इस तरह से नहीं होता कि मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको फलां 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 थीम पे जो है वो ऐसे करवा दूंगी और बाकी के थीम्स का फिर क्या हुआ, ठीक है। मेरा जो फोकस होता है वो ये होता है कि हम लोग जब भी कोई नई चीज पढ़ रहे हैं, लाइक अगर हम लोग आउटलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कोई एक डिफरेंट टॉपिक चूज कर रहे होते हैं और उस पर हम आउटलाइन बना रहे होते हैं। जब हम बॉडी पैराग्राफ बना रहे होते हैं तो तब मैं ऑलरेडी बनी हुई एक आउटलाइन किसी डिफरेंट टॉपिक की आप लोगों को दिखा रही होती हूँ और उसमें से फिर मैं किसी पॉइंट पे बॉडी पैराग्राफ बना रही होती हूँ, ठीक है। इस तरह से बाकी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बना रहे होते हैं तो हम किसी डिफरेंट टॉपिक पे बना रहे होते हैं, तो इसलिए डिफरेंट थीम्स पे बात होती रहती है, ठीक है।
मेरा ये मकसद नहीं है कि लाइक मैं आपको ये बताऊं कि अच्छा एक ऐसे हम लोग एजुकेशन पे करेंगे, एक हम क्लाइमेट चेंज पे करेंगे, एक हम इस्लामोफोबिया पे करेंगे, मतलब ऐसे नहीं होता, ठीक है। इस तरह से अगर आपने इससे पहले ऐसे पढ़ा हुआ है तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसका लाइक वो कैसे आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि ऑल आई हैव टू डू इज मैंने आपको चीज सिखानी है कि आप लोगों को ये करना कैसे है, ठीक है। उसके बाद कुछ थीम्स पे रेलेवेंट मटेरियल मैंने आपको देना है, ठीक है। बाकियों में मैंने आपको ये सिखाना है कि आपने इस पे कंटेंट गैदरिंग कैसे करनी है। और जो मैं आपको कंटेंट गैदरिंग का तरीका सिखाती होती हूँ उसमें आप 45 मिनट्स टू 1 आवर में अपना कंटेंट गैदर कर लेते हैं, और उसके बाद ऑल यू हैव टू डू इज रीड इट, और उस पर आपने आउटलाइन बनानी होती है, ठीक है। दूसरा आपने मेरे से पूछा है सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए जो हमारा तरीका होता है स्टूडेंट्स का, मैं बुक शेयर करती हूँ, उसमें डिफरेंट लिस्ट्स हैं, ठीक है। हर एक लिस्ट में 15 वर्ड्स हैं, ठीक है। मैं जो रिकमेंड भी काफी दफा मैंने किया हाफिज करीम दाचुफ्ताई की बुक, वो मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में पड़ी हुई है, तो मैं वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देती हूँ कि उनको परचेज ना करनी पड़े, ठीक है। तो उस पे उसमें से हम लोग वर्ड लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और अभी CSS 2022 के मैंने, क्योंकि 21 का पेपर तो बिल्कुल ही डिफरेंट था, ठीक है, उसके तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 2022 के पेपर में वो जो वर्ड लिस्ट थी हाफिज करीम दाचुफ्ताई की बुक में, उनमें से काफी सारे वर्ड्स पेपर में आए हुए थे। और बशीर, आई एम सॉरी, मैं आपका तीसरा क्वेश्चन भूल गई, आप काइंडली दोबारा पूछ लें। हाँ, आइडियल लेंथ पूछी थी आपने, ठीक है, मुझे याद आ गया। आपने ये पूछा था कि आइडियल लेंथ कितनी होनी चाहिए। देखिए, आपसे ये रिक्वायर्ड है 2500 टू 3000 वर्ड्स का ऐसे लिखें, ठीक है। अगर आप 2000 वर्ड्स का ऐसे भी लिखते हैं तो आपके नंबर ऑफ वर्ड्स कम होने के मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, ठीक है। तो आप 2000 2100 तक का अपना टारगेट रखें तो दैट इज टोटली फाइन, ठीक है। जी खालिद। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। जो मैंने मुझे जो है ना 2025 में जो है ना CSS का अटेम्प्ट देना, अभी मैं BSIR कर रहा हूँ नंबर से, लेकिन अभी मेरी जो है ना इंग्लिश बिल्कुल वीक है। मैंने अभी आपसे सवाल भी किया है। समझ तो सारी आती है लेकिन क्लास में बैठते लिखना नहीं आती। क्या लिखूं, मतलब या कोई बुक भी पढ़ता हूँ 3 से 4 पेजेस हार्डली पढ़ता हूँ, उसके बाद कहता हूँ कि यार क्या पढूं, समझ नहीं आता। काइंडली ये बताएं कि कैसे मैं स्टार्ट करूँ इंग्लिश से। इंग्लिश मेरी बिल्कुल वीक है। ठीक है खालिद, आपने ये करना है कि आप अपनी बेसिक इंग्लिश ठीक करें, ठीक है। उसके लिए एक तो ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर, एक ये बुक है, या तो इसको फॉलो कर लें, या फिर रेमंड मर्फी की इंग्लिश ग्रामर की बुक है, मैं चैट में टाइप कर देती हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। रेमंड मर्फी की बहुत आसान सी है, ये दूसरी भी आसान है। अच्छा, रेमंड मर्फी की इंग्लिश ग्रामर की बुक है, मैंने सुभाष को डायरेक्टली मैसेज कर दिया है। आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज मत करें काइंडली, सबके क्वेश्चंस में आंसर करूंगी। दिस इज PHY, ठीक है, मर्फी। ये बुक आप ले लें, ठीक है। इससे आप पढ़ें डेली बेसिस पे, भले आप एक एक दो दो पेजेस ही पढ़ें, आप एक्सरसाइजेस इसके साथ साथ सॉल्व करें, आपको बहुत फायदा होगा। बहुत सारी वीकनेसेस आपकी रेक्टिफाई हो जाएंगी। बुक्स आपसे अभी नहीं पढ़ी जाती, आप बच्चों की स्टोरी बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, उससे आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश एक्सप्रेशन समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। बच्चों के इंग्लिश कार्टून्स देखने शुरू कर दें, लाइक दिस इज वेरी इफेक्टिव। हम जब बचपन में इंग्लिश सीखते हैं तो हम इसी तरीके से सीख रहे होते हैं ना, ठीक है। तो अगर आपने वो बचपन में उस तरह से आप नहीं सीख पाए, अभी सीखना चाह रहे हैं, तो आप ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है, बच्चों की स्टोरी बुक्स पढ़ें, बच्चों वाले कार्टून्स देखें, आहिस्ता आहिस्ता आपको वो समझ में आने शुरू हो जाएंगे। वो समझ में आने शुरू हो जाएंगे, फिर एडवांस लेवल की तरफ जाएं, साथ साथ ये वाली बुक, इससे आपकी ग्रामर बड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जी शाकिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी, दोबारा से खुद को अनम्यूट करें शाकिर। हम मैम, मेरा सवाल ये है कि हम जब ऐसे लिखेंगे तो इनके लिए हम कहाँ से कंटेंट इकट्ठे करेंगे और किस तरह इकट्ठे करेंगे, इनकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी? देखिए, कंटेंट गैदरिंग, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, मैं बुक सजेस्ट करती हूँ जो पहला सोर्स है, फिर मैं रिसर्च जर्नल सजेस्ट करती हूँ, फिर मैं वेबसाइट्स पे आती हूँ, ठीक है। अब बुक की बात करें तो मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आप पूरी बुक पढ़ें 500 पेजेस की, 450 पेजेस की, ठीक है। अब बुक में से कैसे कंटेंट गैदर करना है वो मैं सिखा देती हूँ,
हमारा जब हम कंटेंट गैदरिंग करते हैं क्लास में, तो हमारा तकरीबन 18 to 20 पेजेस का एक वर्ड की फाइल बन जाती है, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि वो आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। पढ़ के आप लोग नेक्स्ट डे आते हो और फिर हम लोग उस पर डिस्कस करके आउटलाइन बनाते हैं, उसमें सारे स्टूडेंट्स अपने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब सॉफ्ट में मटेरियल पढ़ने का ये फायदा होता है कि वो 18 से 20 पेजेस का अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, तो पढ़ते पढ़ते उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल है आप वो रहने दें, उसको बोल्ड करते जाएं, और जो अनइम्पोर्टेंट डिटेल है उसको उसमें से कट करते जाएं। यूं करते करते वो शॉर्ट हो कि आपका थोड़े से कम पेजेस का डॉक्यूमेंट बन जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप एक थीम प्रिपेयर कर रहे हैं, उस पर इतना डेटा आप गैदर कर रहे हैं, तो आप ये चीज भी अपने जहन में रखें कि अगर आप एक तरफ इस्लामियात को या पाकिस्तान अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए 450, 500, 550 पेजेस की बुक पढ़ रहे हैं, तो ऐसे के लिए भी तो आपको ये करना पड़ेगा ना कि आप इतना कंटेंट पढ़ें, ठीक है। तो इसलिए ऐसे के लिए भी आपको डिफरेंट थीम्स पे इस तरह से कंटेंट चाहिए होता है, और वो कंटेंट आपके बेसिकली नोट्स होते हैं जिनसे आप फिर ऐसे की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। वेरी करता है, हर एक टॉपिक के लिए डिफरेंट लेंथ का डॉक्यूमेंट होगा। जी उसामा। मैम, एक तो ये कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं लास्ट ईयर से उसामा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, मैं लास्ट ईयर से बैचलर का स्टूडेंट हूँ प्राइवेट, और आईआर की तैयारी सिर्फ आपसे कर रहा हूँ, तो इसके लिए ये कि अल्लाह आपको मजीद इसमें से नवाजे। थैंक यू सो और मच। क्वेश्चन मैम ये है कि मेरा बैचलर के बाद अगर बंदा मतलब एग्जाम में अपेयर होना चाहे, तो उसके लिए मतलब क्वालिटीज कहाँ तक होनी चाहिए? क्या ये इनफ है या इससे ज़्यादा आगे स्टडी करनी चाहिए? नहीं, सीएसएस के लिए मैटर नहीं करता, सिर्फ बीए वाले लोगों ने भी सीएसएस किया हुआ या पीएमएस किया हुआ है, ठीक है। और लोग एमफिल पीएचडी करके भी सीएसएस करते हैं, तो आपकी डिग्री मैटर नहीं करती। देखिए, आपको एलिजिबल होने के लिए बैचलर्स चाहिए होता है, बीए चाहिए होता है या बीएस चाहिए होता है। अगर आपने वो कर लिया है तो उसके बाद आप बैठ के सीएसएस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि उसके लिए अलग से सारा सिलेबस है जो आपने पढ़ना है, ठीक है। उसमें जो आपका अपना सब्जेक्ट है वो आपको सिर्फ 100 मार्क्स के लिए या मैक्सिमम 200 मार्क्स के लिए ही हेल्प आउट करेगा। बाकी के 1000 मार्क्स आपने नए सिरे से पढ़ने हैं, वो हर किसी को नए सिरे से पढ़ने होते हैं, चाहे उसके उसका बैकग्राउंड किसी भी डिग्री से हो, ठीक है। तो इसलिए आपने अगर अभी से ही अटेम्प्ट देनी है, तो भले आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके उसके बाद आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। एक सेकेंड। जी अंबर। अंबर आपकी आवाज नहीं आ रही। अंबर आपकी आवाज नहीं आ रही। चल अंबर, आई गेट बैक टू यू अगेन। जी फरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, दो क्वेश्चन है। एक तो ये पूछना है कि आउटलाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए ऐसे के लिए, और साथ में ये पूछना है कि जो ये मैम थीसिस स्टेटमेंट है, ये हम आउटलाइन में मेंशन करेंगे तो ये ऊपर अलग हेडिंग देके, या आउटलाइन के बाद मतलब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में ये किस जगह में मेंशन करेंगे थीसिस स्टेटमेंट? ठीक है, आउटलाइन की जो लेंथ होनी चाहिए वो 2 पेजेस होनी चाहिए, मतलब पेज की 2 साइड्स, ठीक है। और तीसरा पेज तकरीबन हाफ हो, इतनी हो, इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। बहुत ज्यादा लॉन्ग आउटलाइन अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर को बोर कर देंगे, ठीक है। और थीसिस स्टेटमेंट की जहां तक बात है, तो थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन वाली हेडिंग के नीचे दोबारा से हेडिंग दी जाती है, उसको नंबर कोई नहीं दिया जाता। इंट्रोडक्शन जो हेडिंग दी जाती है टाइटल, वो आपकी आउटलाइन में, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाले टाइटल के नीचे वहां पे थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग दी जाती है, और वहां थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाती है। थीसिस स्टेटमेंट को दोबारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में भी रीइटरेट किया जाता है, ठीक है, रिपीट किया जाता है। जी अंबर, मैं दोबारा आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अंबर, अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें। चैट वाले क्वेश्चंस की तरफ मैं आती हूँ।
चलें, अब्दुल बासित आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये पूछना था कि 4 मंथ्स या 5 मंथ्स इनफ होते हैं प्रिपरेशन के लिए? वालेकुम अस्सलाम। डिपेंड करता है कि आप डेली बेसिस पे टाइम कितना दे रहे हैं या आप डेली बेसिस पे कितने टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर तो ये है कि आप जॉब नहीं कर रहे, ठीक है, और आप डेली बेसिस पे लाइक अपना फुल डे स्टडीज को दे रहे हैं, तो 4 to 5 मंथ्स में हो सकती है प्रिपरेशन। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ने की पेस कितनी है, आप किस हद तक टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप नोट्स मेकिंग अगर नहीं कर रहे, जैसे आप बुक रीडिंग कर रहे हो, सिलेबस कवर कर रहे हो, सिर्फ हेडिंग्स वगैरह शॉर्ट नोट्स अपने साथ बना रहे हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्योंकि अगर आप अपने लॉन्ग नोट्स बना रहे हो तो ऑब्वियसली वो टाइम टेकिंग होते हैं। जी खालिद। मैं दोबारा अनम्यूट कीजिएगा, गलती से आप फिर से म्यूट हो गए। जी मेरा सवाल हो गया था बस। थैंक यू सो मच। ओके, बशीर का क्वेश्चन भी हो गया था आई थिंक। कौन रह गया है? जी उस्मान। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, इंग्लिश एसे से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था कि इसमें मोस्टली ये कहा जाता है कि जो इंट्रोडक्शन, आउटलाइन और कंक्लूजन होता है, तो एग्जामिनर जो है ना पहले इन्हीं को रीड करता है और यहीं से आपको डिसाइड कर लेता है कि आपको पास करना है या फेल करना है, उसके बाद बाकी ऐसे भी नहीं पढ़ता। तो क्या ये ठीक है या जैसे एक मतलब बात ही बनी हुई है बस? उस्मान, कुछ हद तक मेरे ख्याल में ठीक भी है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि एग्जामिनर के पास होते हैं बहुत सारे पेपर्स, ठीक है, तो जी एग्जामिनर जी ने हाँ अब जी। जाहिर सी बात है खत्म करने होते हैं, थाउजेंड्स के हिसाब से पेपर्स होते हैं और उनको हर एक पेपर को चेक करने के कोई इतने ज्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे होते हैं कि वो बहुत टाइम लगाए। तो ऐसा जी तो जी है कि इंट्रोडक्शन और आउटलाइन और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम बॉडी पैराग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर वो पढ़ नहीं रहा बॉडी पैराग्राफ आपका, तो वो एक ऊपर से नजर जरूर देखता है आपके बॉडी पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को, आपने क्या एविडेंस उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें जी देखता जी जरूर है और हो सकता है कि वो ऊपर से देखते देखते कोई एक आधा बॉडी पैराग्राफ भी पढ़ ले, ठीक है। क्योंकि वही बात है, सही आप है। एग्जामिनर्स को पेपर चेक करते हुए तो किसी ने नहीं देखा, या फिर हाँ एग्जामिनर्स ने किसी के साथ ये बात शेयर की हो कि हम लोग करते हैं इसी तरह से करते हैं, ये चीज कहीं पे मौजूद नहीं है। ये लाइक हर किसी की ही एक स्पेकुलेशन ही है कि इस तरह से होता होगा, ठीक है। जी सही है। तो मुझे भी इस तरह तो से मतलब आप जी जी, तो मतलब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन प्लस आउटलाइन, इसमें बंदा सही तरह फोकस करके इन चीजों को अच्छी तरह प्रिपेयर कर ले। बाकी अगर पैराग्राफ में थोड़ा बहुत अगर आपको इधर उधर भी हो रहे हैं तो सही रहेगा नहीं मतलब। नहीं नहीं, इधर उधर नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन द एंड आप ये देखेंगे पास और फेल इंसान ऐसे पे ही डिसाइड हो रहा होता है, तो आप क्यों लूप होल के कोई छोड़ेंगे? शायद एग्जामिनर ऐसा हो वो पूरा पेपर पढ़ रहा हो, ठीक है, यू डोंट नो अबाउट दिस, ये तो आपने सबसे सुना हुआ है ना, जी अब मेरे से भी आपने ये बात सुन ली, लेकिन क्या पता एग्जामिनर पूरा जी पेपर पढ़े, क्या पता आपका पेपर सामने आए, एग्जामिनर को हैंडराइटिंग अच्छी लग जाए, वो आपका पेपर पूरा पढ़ने बैठ जाए। तो लूप होल तो कहीं पे छोड़ना ही नहीं है ऐसे में, ठीक है, कि बॉडी पैराग्राफ्स कहीं जी ऊपर नीचे हो जाए, नहीं, क्यों हो जाए, आपने अपनी तरफ से हर चीज परफेक्ट लिख के आनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिटिकल पेपर ही ये होता है। तो इसमें तो बिल्कुल भी आपने इस तरह से कोई लूप होल नहीं छोड़ना कि एग्जामिनर को मौका मिले आपको फेल करने का। आपने ऐसे के पेपर में करना ही होता है, आपने फेल होने से बचना होता है। ओके सही है मैम। सेकंड क्वेश्चन ये था कि अभी ये देखें कि ऐसे एक बहुत ज्यादा एक मतलब डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी यही है कि आपको तैयारी में यही लगता है। तो ऐसे का डाटा कलेक्ट करने में भी बड़ा मसला होता है कि भी ऐसे का डाटा कलेक्ट कैसे किया जाए। तो इससे आपसे ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि या पहले लिखे हुए अच्छे एसेज पढ़ने चाहिए या डिफरेंट आर्टिकल से ही डाटा कलेक्ट करें? क्योंकि आर्टिकल ऐसे होते हैं जो पढ़ने हैं ना 5-6, तो वो पिछला डाटा बंदे को भूल जाता है फिर। नहीं, आर्टिकल से ही डेटा कलेक्ट करेंगे। देखें वही बात है, अब अगर देखें एक एसेस की बुक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अभी कल परसों जो मेरा पिछला बैच था मैं उनको ये बता रही थी कि इस तरह से होता है। अब मेरे पास वो सर मुरीद हुसैन जसरा की बुक पड़ी हुई है, विनिंग एसेज वाली, ठीक है।
सॉफ्ट में पढ़ी हुई है लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं की, ठीक है। मैं उनसे यही कह रही थी, मैंने कहा देखिए डेमो क्लास में मैं आप लोगों से कहती मेरे पास वो बुक पड़ी हुई है, आपको खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप उसमें से भी एसेस पढ़ लेना। वो अगर 2016 में बुक लिखी गई थी, 2017 में, 18 में, 19 में वो कवर चेंज हो के आती रही है, तो क्या आपको लगता है कि आप उसमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन या फिर करंट डेवलपमेंट के हवाले से उसमें आपको आर्गुमेंट्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, ठीक है। जब भी आपने कंटेंट जी पढ़ना ऐसे है ही आपने है हमेशा बिल्कुल। अपडेटेड पढ़ना है, और अपडेटेड आर्टिकल्स ही आपने पढ़ने हैं। 2022 में जो पब्लिश हुए हैं वो पढ़ेंगे तो वो रेलेवेंट डेटा होगा। और मतलब आपको हर लिहाज से ऐसे के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, ना कि 4 से 5 थीम कवर करने से आप तैयार कर सकते हैं। बस ये होता है कि इन द एंड कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स सर्कुलेट हो रहे होते हैं हर जगह पे, और वो एक थोड़ा सा लाइक कॉमन सेंस भी यही बता रही होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी इस तरह की डेवलपमेंट्स होती है पाकिस्तान में। अगर किसी चीज पे काम हो रहा है करंटली, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो ऐसे में आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में टूरिज्म पे काम हो रहा था, टूरिज्म पे ऐसे आया। पाकिस्तान में डिजिटाइजेशन पे काम हो रहा था, डिजिटाइजेशन पे ऐसे आया, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही होती है उन पे नजर रखें, वो एक्सपेक्टेड होता है कि उस पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से दुनिया में भी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उससे रिलेटेड ऐसे के आने के चांसेस होते हैं। तो उन चीजों को माइंड में रख के फिर उन टॉपिक्स पे जरूर प्रिपेयर किया करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये दोबारा से आई थिंक अंबर आपने हैंड रेज किया है, चलें मैं देख लेती हूँ चैट में क्या है। अंबर मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सो सॉरी फॉर दैट। अच्छा मैम, मेरे क्वेश्चन जो है वो 3 है। एक तो आपने फर्स्ट जब पैसेज आप बता रहे थे तो उसमें आपने एक टॉपिक सपोज किया था, चैलेंजेस ऑफ वुमेन एजुकेशन। तो इन रिटर्न आपने आंसर नहीं बताया था कि हमें उसके आंसर में कैसे आउटलाइन बनानी चाहिए, टाइटल कैसे देना चाहिए। मैंने वो सेकंड वन टाइटल नहीं इज बताया के था, मैंने आपको ये अच्छा बताया जी, तो था आप प्लीज कि लेट्स सपोज पैसेज है चैलेंजेस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है, पैसेज इस बारे में है, दैट मींस टाइटल ये होना चाहिए। और आपने टाइटल ये दे दिया कि चैलेंजेस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, या आपने ये टाइटल दे दिया कि सोशल चैलेंजेस फॉर वुमेन इन पाकिस्तान। जो पहला मैंने मेंशन किया था, लिखा था, वो टाइटल लिखा था ना। ओके जी। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि अभी आपने सिनोनिम और एंटोनिम के लिए एक बुक बताई थी, तो वो रिपीट कर दीजिए। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज कि मैम जी एक सेकेंड, बुक का नाम आप सुन लें। वो है इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय हाफिज करीम दाद जुफ्ताई। हाफिज जी मैम, ओके जी। अच्छा, द थर्ड वन इज कि मैम जब मैंने पास पेपर देखे तो वहां पर हमें ये कहा गया कि एक ऐसे लिखना है 2500 till 3000 वर्ड्स पे, लेकिन जब अब मैंने अभी का सिलेबस देखा तो दे आर आस्किंग के कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट 1 और मोर ऐसे इन इंग्लिश। इट मींस कि कमिंग पेपर्स में हमें एक से ज्यादा ऐसे लिखने होंगे। नहीं नहीं, एक ही ऐसे लिखना होता है। आपने कब सिलेबस डाउनलोड किया था? 2016 वाला सिलेबस डाउनलोड किया था ना। अभी की जो मैं बात कर रही हूँ, एक सिलेबस आ रहा है, टॉप पर ही आ रहा है 2023 के लिए आई गेस, या 2022 के लिए आ रहा है। नहीं, तो आपने उसमें एफपीएससी की ऐसा वेबसाइट से डाउनलोड किया था। हाँ जी। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? रिवाइज्ड? कब रिवाइज हुआ है वो? ऐसे नहीं आ रहा। अच्छा, मे भी आप फिर भी एक बार देख लीजिएगा, फिर आप बता दीजिएगा क्या मतलब ऐसा पॉसिबल है। नहीं नहीं, एक ऐसे ही आता है। आई डोंट नो, अभी रिवाइज सिलेबस मैंने तो नहीं सुना कि सिलेबस अभी फिर से रिवाइज हुआ है, लेकिन ऐसे आपको एक ही लिखना होता है। एक सेकेंड ना। ओके ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, चलें जी। बशीर, आपने दोबारा से कुछ पूछना है? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, पूछ लें अगर आप पूछना है तो, वरना मैं किसी और को अनम्यूट करूं। मैम थैंक यू। मैम कोई पूछना था, बुक में यूज कर रहा हूँ बुरशा प्योर इंग्लिश, ये कैसी है प्रीसियल कंपोजिशन? इसके अंदर रेड डिटेक्शन वगैरह के साउंड रूल्स हैं, इसके अंदर प्रीपोजिशन वगैरह हैं, ये तो मैं ओके हो जाता। कौन सी बुक है? सॉरी मुझे समझ नहीं आई। बुरशा प्योर इंग्लिश। अच्छा, ब्रश अप योर इंग्लिश, ठीक है। जी 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 जी। और मैम ये पूछना था कि विद द हेल्प ऑफ नेट हम कैसे जो मटेरियल हैं ऐसे हम कंबाइन करें, गैदर करना है हमने, ताकि आर्टिकल्स पढ़ें या क्या, कोई खुद एक दो कोई वेबसाइट या कोई ऐसे राइटर वगैरह सजेस्ट। अच्छा, जिस बुक को आप मेंशन कर रहे हैं, ये बुक मैंने नहीं पढ़ी हुई, तो इसलिए मैं आपको इस बारे में तो नहीं बता सकती कि ये कैसी है,
ठीक है। जो बुक्स मैंने खुद पढ़ी हुई है, मैंने ये हाफिज करीम ताजुल ताई की पढ़ी थी, इसलिए वो मैं रिकमेंड कर सकती हूँ क्योंकि वो अच्छी है। ठीक है। और उसके अलावा कंटेंट की आप बात करें, कंटेंट मैं काफी दफा बता चुकी हूँ आप लोगों को, कंटेंट के लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स बुक्स होती हैं। ठीक है, बुक्स, और वो भी फॉरेन ऑथर्स की बुक्स। ठीक है। और इसके अलावा फिर रिसर्च पेपर्स, ठीक है, जो आपको डिफरेंट रिसर्च जर्नल्स में से मिलते हैं। फिर आप रेलेवेंट वेबसाइट्स पे जाते हो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स पे। तो फाइनली आप न्यूज़पेपर्स की तरफ आते हो। थैंक यू। सिलेबस में देख रही थी एफपीएससी की वेबसाइट पे। मिल नहीं रहा मुझे। अच्छा जी, क्या है, मैं भूल गई, सॉरी, बाकियों को अनम्यूट करना। जिन लोगों के क्वेश्चंस आंसर हो गए काइंडली खुद को अपने हैंड्स डाउन कर दें। जी कमल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं जॉब थोड़ा सा करती हूँ ऊंचा ना। बोलेंगी कमल? हाँ जी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं जॉब करती हूँ ना, तो जॉब करने वालों के लिए आप मतलब क्या सजेस्ट करेंगी कि वो किस तरह से प्रिपरेशन करें कि उनकी प्रिपरेशन जो है वो कवर हो जाए सारी की सारी पेपर्स के लिए ना। अच्छा, आप अगर जॉब करती हैं तो आप और 9 to 5 जॉब करती होंगी। देखिए, अगर आप 9 to 5 जॉब करती हैं तो आपको ये करना पड़ेगा कि बाकी सब कुछ बिल्कुल छोड़ छाड़ के आप 6 बजे या चले 7 बजे आप पढ़ने बैठे और आप रात को 12 बजे तक पढ़े। ठीक है। अब उसमें से भी कहीं ना कहीं आपका 1 घंटा जरूर वेस्ट होगा रात को खाना खाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, तो पीछे बचते हैं 4 घंटे। ठीक है, रात को 7 से लेके 12 तक के टाइम में 4 घंटे आपको हर हाल में निकालने पड़ेंगे। और ये टाइम अगर आप देंगी प्रिपरेशन को, वो अगेन सिलेबस पढ़ लें, सोर्सेज वगैरह सारे इकट्ठे कर लें, उसके बाद पढ़ने बैठे, ताकि डेली बेसिस पे जो आपका पढ़ने का टाइम है वो डिस्टर्ब ना हो। पहले आप सारे सोर्सेज वगैरह इकट्ठे कर लें। तो आपको 4 घंटे डेली बेसिस पे देने पड़ेंगे, और 4 घंटे काफी होते हैं। पहले आपको मुश्किल होगी, लेकिन इंसान है, हम लोग आदी हो जाते हैं। ठीक है। जी तो जी साथ साथ आप रूटीन के लिए आदी हो जाएंगी। मैम, मैंने 2022 का जो पेपर्स थे अभी CSS के, वो मैंने दिए थे, लेकिन उस वक्त मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी। मैंने जस्ट तकरीबन 3 मंथ्स उसको जस्ट उसके कोर्स को सिलेबस को पढ़ा था। तो ये पेपर्स जो थे वो मेरे ख्याल से जितना मुझे मैंने ऑब्जर्व किया, ये पेपर्स कोर्स से थोड़े हट के मतलब रीसेंट उस पे बहुत ज्यादा थे ना। तो क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैंने सिर्फ जस्ट सिलेबस को कवर किया था, तो इसलिए मुझे इस चीज में बहुत प्रॉब्लम हुई उन पेपर्स में मुझे काफी। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि मतलब हम किन चीज को ज्यादा मतलब सिलेबस को कवर करने के अलावा हम किस चीज को कवर करेंगे हमारा मतलब हम अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकें। आपने सिलेबस फुली कवर किया था? जी सिलेबस मतलब जिन जिन सब्जेक्ट जो जो मैंने जो थे वो किए थे। हालांकि मुझे सबसे ज्यादा जो मसला आया था वो करंट अफेयर में इसलिए था कि मेरे पास टाइम नहीं था करंट अफेयर को कवर करने के लिए। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में भी पॉलिटिकल साइंस का भी मुझे यही लग रहा था कि उसमें भी कुछ इस तरह से थे कि क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर से टच कर रहे थे ना, मतलब वो रीसेंट उन पे मुझे लग रहा था इस तरह के कुछ पेपर्स लग रहे थे। शायद या मैं फुली प्रिपेयर ना हूँ या क्या मसला हुआ मुझे समझ नहीं आई। तो अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब हम किस चीज को ज्यादा किस पे फोकस करें या कैसे किन चीजों को ज्यादा वो देखें। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज है कि आप सिलेबस को 100% कवर करें। ठीक है, सिलेबस आपका 100% कवर्ड होगा अगर, तो अगर लेट्स सपोज सिलेबस के एक पोर्शन में से क्वेश्चन आया हुआ है जो कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपका फिर जी चॉइस पे जाएगा। हम यूजुअली इस तरह से क्या होता है, कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सिलेबस 100% कवर नहीं किया, 70% कर दिया, 30% छोड़ दिया कि चलो चॉइस भी है। वैसे भी हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 7, तो चॉइस है तो हो जाएगा। और लेट सपोज वही 70% जो आपने प्रिपेयर किया है उसमें से क्वेश्चन इस डायमेंशन से आ गया कि आपको उसकी समझ नहीं आ रही, तो फिर क्या होगा। अभी जैसे 2022 के पेपर की ही बात करूं तो आई थिंक यूएस हिस्ट्री का पेपर था या करंट अफेयर्स का था, उसमें क्वेश्चन ये आया हुआ था कि यूएस की जो न्यू इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा हुआ था कि इंडो पैसिफिक रीजन पे क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है। अब यूएस की न्यू इंडो पैसिफिक पॉलिसी मैंने खोल के देखा तो वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे न्यू डॉक्यूमेंट इशू हुआ था कि यूएसए ने न्यू जी पॉलिसी इशू की है अभी। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने
कहने का मकसद ये है कि जो करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपके सब्जेक्ट के हवाले से भी अभी के पेपर्स इस तरह से आ रहे हैं कि आपको उन पे नजर रखनी पड़ेगी, आपको वो चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अब जिस किसी ने वो वाला डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है यूएस हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अगर, तो आपको वो डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए, आपको रेलेवेंट चीजों पे नजर रखनी चाहिए। तो ऑब्वियसली उन्होंने रेलेवेंट आंसर किया होगा, बाकी उन्होंने एक जनरलाइज सा आंसर कर दिया होगा। तो आपसे ये रिक्वायर्ड जी होता है कि मैम। आप 100% सिलेबस पढ़ें, ताकि अगर किसी एक पोर्शन में से कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आ गया हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप बाकी के क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस अपने पूरे कर सकें। और उसके अलावा यही कि आप जितनी भी करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं अब आपके सब्जेक्ट के हवाले से आप उनको जरूर देखें। जी मुनीर। अच्छा मुनीर एक सेकेंड, आपके क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन किसका था, मैं भूल गई हूँ, जिन्होंने ये एसए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, आई फॉरगॉटन हर नेम। ये CSS 2016 वाला सिलेबस ही पड़ा हुआ है वेबसाइट पे, ठीक है, जो 2016 में रिवाइज हुआ था, और उसमें यही लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट 1 और मोर एसेज। तो लिखा हुआ है इसी तरह से, लेकिन एक ही ऐसे लिखना होता है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं। जी मुनीर अब आप पूछ लें। वालेकुम सलाम मुनीर, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। आवाज आ रही है अभी? जी जी आ रही है, बोलें। हेलो जी जी बोलें बोलें। मैम, मैं पैसेज के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि पैसेज जो है मैम, कुछ पैसेज जो इस तरह होते हैं, टाइगर 2019 का थोड़ा सा टफ था। 18 का था या 19 का था प्रेसी के का? बारे में, तो अब मुझे जी 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 मतलब कुछ पैसेज, ये कुछ प्रेसी या पैसेज इस तरह होते हैं जो समझ नहीं आते, तो इनको ग्रैब करने के लिए क्या प्रैक्टिस करें? सबसे पहले तो जो हेलो जो प्रैक्टिस आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने पास्ट पेपर्स के सारे प्रेसिस को सॉल्व करना है। पास्ट पेपर्स में आपकी बात ठीक है, मिक्सचर है, कोई पेपर आसान आया हुआ होता है, कोई मुश्किल आया हुआ होता है। तो प्रैक्टिस जो आपने करनी है वो ये करनी है कि आप पास्ट पेपर्स को पढ़ें, पास्ट पेपर्स की प्रेसिस सॉल्व करें और वो इवेल्युएट करवाएं। देखिए होता इस तरह से है, आपकी बात ठीक है कि कभी पैसेज मुश्किल आ जाते हैं, कभी इस तरह से होता है कि लिटरेचर की डोमेन में से पैसेज आया हुआ होता है और आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। एट टाइम्स ऐसा होता है कि कोई करंट इशू इस तरह का होता है, जैसे पैलेस्टाइन वाला था, आई थिंक 2021 में वो था, तो आपने करंट अफेयर्स में आपको इतना इंटरेस्ट नहीं होता, तो आप वो नहीं कर पाते। तो ऐसा होता है हर साल। जिस साल प्रेसी मुश्किल होती है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इजी होता है, जिस साल कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मुश्किल होता है उस साल प्रेसी इजी होती है, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में ज्यादा तभी आना शुरू होंगी जब आप खुद एविड रीडर होगे, ठीक है, आप पढ़ते होगे। और पढ़ने से ये मुराद नहीं है कि आप CSS से रिलेटेड बुक्स ही पढ़ते होगे, बुक रीडिंग की हैबिट होती है, कुछ लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होती है कुछ लोगों को, ठीक है, फिक्शन पढ़ रहे होते हैं कुछ लोग। तो डिफरेंट, अगर आप अच्छे रीडर हो, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि आपको इस चीज की जरूरत है कि आप समझ सको चीजों को, तो आप रीडिंग शुरू कर दो, वो चाहे जो भी यॉनरा हो, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड चीजें पढ़ो। जी मारिया। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा कंपलसरी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इस्लामियात को मैं उर्दू में ऑप्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही है ना इसमें कि कैसे उर्दू में अटेम्प्ट करना है, किस साइड से अटेम्प्ट करना है, तो मेरा ये क्वेश्चन है। अच्छा वालेकुम सलाम। देखिए मारिया, मैंने अभी रिसेंटली अपने चैनल पे भी एक वीडियो अपलोड की थी, और वो मैंने इसी बारे में की थी कि इस्लामियात जो है, पहले तो इस्लामियात के मैंने ये बताया था कि कौन सी बुक से पढ़ें, और दूसरा मैंने ये बताया था उसमें कि उर्दू में ऑप्ट करनी चाहिए या इंग्लिश में। देखिए ये चीज आप अपने जहन से निकाल देंगे, लाइक मुश्किल हो रही है, आपने तो शुरू से उर्दू में पढ़ी है, ठीक है, तो आप उर्दू में ही उसको ऑप्ट करें, उर्दू में ही अटेम्प्ट कीजिएगा। और जिस तरीके से आप क्वेश्चन करती थी ना, लाइक बैचलर्स लेवल पे या फिर FSC में, ठीक है, आपसे जो रिक्वायर्ड होता था कि अकीदे आखिरत को बयान कर दें, उसके असरात क्या होते हैं इज्तिमाई जिंदगी पे और इनफरादी जिंदगी पे, ठीक है, तो यही आपसे रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने पास पेपर्स देखे हो तो आपने उसी को बस हेडिंग्स में लिखना होता है। बस ये होता है कि आपको लेंथ ज्यादा लिखनी होती है, स्पेशली इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में, ठीक है। तो आप उसी तरह से बस सिर्फ शुरू की चीज जो होती है वो डिफरेंट होती है कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, आई थिंक तारुफ कहेंगे इंट्रोडक्शन को उर्दू में, ठीक है। तो वो तारुफ आपने लिखना होता है, उसमें आपने ये करना होता है कि आपकी जो आगे की हेडिंग्स आएंगी, ठीक है, वो आपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर देनी होती हैं कि
इनफरादी जो असरात हैं वो ये हैं, लिस्ट कर देते हैं आप इंट्रोडक्शन में, और फिर जो इज्तिमाई हैं असरात वो जो भी हैं वो आपने लिस्ट करने होते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने उर्दू में इतनी नहीं पढ़ी थी इस्लामियात, मैंने इंग्लिश में ही ऑप्ट भी की थी, तो इसलिए वो ठीक है। शुरू में आप थोड़ा सा अकीदे आखिरत का तारुफ बयान कर दें कि मुसलमानों का ये अकीदा है और वगैरह वगैरह के इस अकीदे की अहमियत क्या है ये बता दें, और उसके बाद आप इनफरादी जो भी आपने आगे लिखने हैं हेडिंग्स उनको वहां पे इनलिस्ट कर दें पैराग्राफ में, फिर इज्तिमाई को इनलिस्ट कर दें और उसके बाद अपना पैराग्राफ कंक्लूड कर दें और उसके बाद अपनी हेडिंग्स पे आ जाएं, ठीक है। इस तरह से हर एक क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट मैडम होगा, लेफ्ट एंड पे साइड आपने से उसको कंक्लूजन लिखना होगा। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है या राइट साइड से स्टार्ट करना है, ये नहीं समझ आ रहा। स्टार्ट आपने इंग्लिश वाली साइड से ही करना होता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। ऐसा ना हमने दोबारा क्वेश्चन पूछना है, जिन्होंने पहले क्वेश्चन पूछ लिए या तो अपने हैंड्स डाउन कर दें, या फिर अगर दोबारा क्वेश्चन पूछना है तो चलें फिर मैं दोबारा से आपको अनम्यूट कर दूंगी। एसएन का दोबारा से हैंड रेज्ड है, मुझे बाकी भी 3 नजर आ रहे हैं लेकिन मुझे सामने नजर नहीं आ रहे कि किन के हैंड्स रेज्ड हैं। 3 हैंड्स आर रेज्ड। मुनीर का दोबारा से हैंड रेज्ड है। मुनीर अगर दोबारा नहीं पूछना है तो आप हैंड डाउन कर दें। एहसन और मुनीर, मुझे यहाँ 2 ही नजर आ रहे हैं, वैसे मुझे टोटल 4 नजर आ रहे हैं। जी एहसन पूछें। मैं चैट की तरफ आती हूँ। एस्पायरेंट आप कौन हैं? आपने हैंड रेज नहीं किया हुआ। एस्पायरेंट आप मेरे पास शो ही नहीं हो रहे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मेरे 2 क्वेश्चंस हैं ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये है कि सिलेबस में जैसे एफपीएससी की तरफ से गिवन है कि आपका जो नॉलेज है वो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, उसमें यही है कि हम जो भी बात करें उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई रेफरेंस होना चाहिए। तो एक मैंने ये पूछना है कि रेफरेंसेस कितने होने चाहिए? क्या हर पैराग्राफ में रेफरेंस पुट करना और आपकी जो भी डिटेल्स होगी, जो भी आर्गुमेंट होगा उसको प्रूव करना जरूरी है हर पैराग्राफ में? मोस्टली 17-18 पैराग्राफ होते हैं हमारे पास ऐसे में जो बॉडी पैराग्राफ होते हैं, तो क्या सब में रेफरेंसेस जरूरी हैं? और दूसरा मैंने सर आरिफ से ऐसे पढ़ा हुआ है तो उनका मुझे क्रंच पैराग्राफ की समझ नहीं थी आई कि वो क्या चीज़ है, तो उसके बारे में मुझे गाइड करें आपके। क्या जो ओवरव्यू पैराग्राफ होता है वही क्रंच पैराग्राफ होता है या वो कोई और चीज़ होती है? वो होता क्या है बेसिकली, मतलब उसमें कंफ्यूजन थी काफी सारी। ये 2 क्वेश्चन थे। ठीक है। क्रंच पैराग्राफ ओवरव्यू वाला पैराग्राफ ही होता है, वो ऑप्शनल होता है। अगर आपको उसकी समझ नहीं आ रही आप ना लिखें, ठीक है। मैंने अपनी दोनों अटेम्प्ट्स में नहीं लिखा था, वो लिखे बगैर भी पास तो हो गया। उसमें ना लिखें, उसको स्पेस खाली छोड़ दें। नहीं, स्पेस क्यों खाली छोड़ेंगे? अपनी बाकी हेडिंग्स को नहीं ऊपर मतलब चला दें, उसको मेंशन ही नहीं करना। मेंशन ही नहीं करना, स्पेस नहीं छोड़नी। राइट। वैसे होता क्या है क्रंच पैराग्राफ? इसमें ओवरव्यू आता है ऐसे का? ओवरव्यू आता है अगर आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेंशन करना है किसी टॉपिक का, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है मजीद, वहां पे कोई अच्छा कोटेशन आपके माइंड में है वो लिख दें। नहीं कुछ भी लिखना चाहते स्किप कर दें। राइट मैम। और दूसरा रेफरेंसेस का ये है कि आपकी बात ठीक है, 17 to 18 पैराग्राफ्स होते हैं नॉर्मली इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को छोड़ के। तो आप ये करें कि आपके पास लाइक कोई 1 या 2 पैराग्राफ्स हैं जिनमें अगर नहीं है कोई रेफरेंस तो फाइन, बाकियों में होना चाहिए। एटलीस्ट 90% आपका जो है रिसर्च बेस्ड नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए रेफरेंसेस। राइट। कोई और क्वेश्चन? चले मैम, थैंक यू सो मच। बस यही था। ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं, मेरे पास आप शो नहीं हो रहे। एस्पायरेंट आपका जो भी नाम है आप अपना क्वेश्चन पूछ लें, चैट में पूछ लें। आप मेरे पास शो नहीं हो रहे पार्टिसिपेंट्स में। चलें जी, मैं इस तरफ आती हूँ अब। अच्छा चलें, अब बाकी लोगों ने भी हैंड रेज करने शुरू कर दिया तो चैट वाले क्वेश्चंस मेरे से स्किप ही हो गए। सैयद बाकी पूछें। हाथ नीचे हो गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मुझे ऐसे के बारे में पूछना था कि अगर सपोज एनर्जी क्राइसिस और वाटर क्राइसिस पे कोई ऐसे आता है, आपने आउटलाइन अगर वो कहते हैं कि रिकमेंडेशन और काजेस के बारे में आप बताते एनर्जी क्राइसिस है, तो वहाँ पर आपने एक सेकंड एनर्जी क्राइसिस की। अच्छा
जी आप पूछें, किसी और का माइक अनम्यूट हुआ हुआ था। अच्छा, तो अगर एनर्जी क्राइसिस के काजेज और रिकमेंडेशन के बारे में अगर कोई ऐसे आता है तो उसमें आपने कंसिक्वेंसेस और सोर्सेज ऑफ कंसिक्वेंसेस को आपने डालना होता है। और अगर नहीं वाटर क्राइसिस पे कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे तो वहाँ पर आपने सोर्सेज ऑफ वाटर जो होती हैं वहाँ पर आपने वो भी पुट करना होता है या नहीं करना होता है, सपोज डिटेल के लिए आपने आउटलाइंस में। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखिए इस तरह का जब ऐसे होता है, एक्सपोजिटरी ऐसे, ठीक है, उसमें आपको जो डायरेक्शन गिवन है, आपसे जो चीज मांगी हुई है, अगर आपसे सिर्फ कॉजेज मांगे हुए और आगे रिकमेंडेशंस मांगी हुई हैं तो आपने यही 2 चीजें लिखनी है। सीएसएस में ना सिर्फ ऐसे में बल्कि बाकी पेपर्स में भी आपने कभी भी खुद से कुछ भी नहीं लिखना। जो एग्जामिनर ने आपसे मांगा हुआ है आप वो चीज लिखें। आप खुद से एग्जामिनर को ना बताएं कि मुझे अब यहाँ पे वाटर के सोर्सेज भी पता है, मैं यहाँ पे थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेज भी मेंशन करना चाहता हूँ। नो, आपसे जो रिक्वायर्ड है स्टिक टू दैट। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना। एग्जामिनर को पता है कि आप बहुत कुछ पढ़ के आए हैं, नॉलेज आपके दिमाग के ऊपर से बह के जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना। जो आपसे मांगा हुआ है, जो आपसे ऐसे के टॉपिक में मांगा हुआ है आप वो लिखेंगे। जो आपसे बाकी क्वेश्चंस में, बाकी सब्जेक्ट्स में मांगा हुआ है, आपने सिर्फ वही आंसर करना है, एडिशनल कुछ भी नहीं लिखना। ठीक हो गया। और अगर मैम इस तरह से केस आ जाए कि उन्होंने कोई डायरेक्शन आपको नहीं दिया है लेकिन सिर्फ उन्होंने आपको कह दिया कि वाटर क्राइसिस या फ्लड जो है अभी डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताएं या सिर्फ एनर्जी क्राइसिस के बारे में बात बताएं, तो फिर तो आपने डालना होता है ना, पुट फिर करना हाँ, होता है फिर ये डिटेल्स। ओपन एंडेड टॉपिक है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था किसी और के क्वेश्चन के आंसर में कि फिर ये ओपन एंडेड टॉपिक है, ठीक है। और उसका फायदा यही होता है कि आपको उसके बारे में जिस जिस लिहाज से नॉलेज है आप उस लिहाज से मोल्ड कर सकते हो उस टॉपिक को, तो फिर आप बिल्कुल डाल सकते हो। लेकिन जब आपको गिवन है 2 डायमेंशन, तो नहीं 2 डायमेंशन पे लिखना है। ठीक हो गया। मैडम एक आखिरी क्वेश्चन, जी लेंथ ऑफ इंट्रोडक्शन कितना होना चाहिए? हाफ पेज होना चाहिए या 1 पेज होना चाहिए? सॉरी, मतलब अगर आपके पास उनके बारे में फैक्ट्स होने चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स। किस तो में? इंट्रोडक्शन में? जी जी, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में कोई ऐसे फैक्ट और कैन। फिगर नहीं लिखा जाता। इंट्रोडक्शन आइडियली 150 वर्ड्स का होना चाहिए। अच्छा जी, तो उसमें आपने फैक्ट्स एंड फिगर नहीं डालने होते? नहीं बिल्कुल भी नहीं। इंट्रोडक्शन हमेशा जनरलाइज्ड होता है, इंट्रोडक्शन में कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं आते। चलो जी, ठीक हो गया। थैंक यू मैडम। ओके, नो प्रॉब्लम। जी अली अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम वो ऐसे के वैल्यूएशन के हवाले से पूछना था कि आपने जो वो 3-4 पॉइंट्स लिखे कि ऐसे इस बेस पे वैल्यूड होता है, तो उसमें कहीं पे ऐसा जो लेंथ का जिक्र नहीं था कि ऑल्दो वो पेपर में तो लिखा होता है कि 2500 वर्ड्स तो 3000 वर्ड्स लिखने हैं, बट इतना तो मतलब पॉसिबल नहीं है ना लिखना। अब मैं उसको उस चीज से देख रहा हूँ कि अगर व्हाट इफ कि हमने ऐसे बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर क्वेश्चन, लेकिन उसकी जो वर्ड लिमिट थी वो माइट बी 1000 हो, तो वो कितना मैटर करता है? उस पर पास होता है या नहीं होते 1000 पे? सही, यही पूछना है। एक क्वेश्चन और भी है, वो उसमें है वो प्रेसी के पेपर में कि जो कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आता है उसमें मैम वो जो उसके आंसर्स लिखने होते हैं वो उन्हीं वर्डिंग में लिखने होते हैं जिस वर्डिंग में पैसेज दिया हुआ है, या उसको अपनी वर्डिंग में करके लिखना होता है आंसर को? ठीक है, आंसर अपने वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। आंसर आपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से कुछ भी पिक नहीं करना होता, ठीक है। आपने अपने स्टाइल में अपने वर्ड्स में आंसर करना होता है। जहां तक बात है दूसरी, आपने क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ वर्ड्स मेंशन नहीं थे, वहां पे कंटेंट मेंशन था ना, तो कंटेंट में नंबर ऑफ वर्ड्स आते हैं, ठीक है। दूसरा, आप 2000 वर्ड्स तक का अगर टारगेट रखते हैं, 2000 वर्ड्स तक का आप ऐसे लिखते हैं, तो उसमें आपके नंबर ऑफ वर्ड्स कम नंबर ऑफ वर्ड्स कम होने के मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। ऐसे 1500 1600 वर्ड्स पे भी पास होता है लोगों का। मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे लिखा था, जो मेरा पास हुआ था, वो मेरा तकरीबन 1550 वर्ड्स का था, लेकिन वो पास हुआ था, ठीक है। तो वो तब पास होता है जब आपने बहुत अच्छा लिखा हो। 1500 से कम पे जाएंगे तो फिर आप एक्सपेक्ट ना करें कि आप ऐसे पास करेंगे, क्योंकि आपसे रिक्वायर्ड जब है कि आप 2500 वर्ड्स का लिखें, उसमें भी अगर आप 2000 वर्ड्स तक का लिखते हैं एक्सेप्टेबल है, तब आपके नंबर ऑफ वर्ड्स कम होने के मार्क्स नहीं कटते। 1500-1600 वर्ड्स का ऐसे पास सिर्फ तब होता है जब वो बहुत अच्छा लिखा हुआ हो, ठीक है। और उससे कम नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे तो फिर तो ऐसे पास नहीं होगा। टू द पॉइंट अगर आपने लिखना है जो आपसे रिक्वायर्ड है, तो देखिए मेरे कहने का मकसद ये है कि जो आपसे रिक्वायर्ड है, इन्होंने मेंशन किया था वाटर क्राइसिस के कॉजेज, और अगर रिकमेंडेशंस पूछी हुई हैं, तो अगर कॉजेज पूछी हुई हैं तो फिर कॉजेज तो आपने काफी सारे लिखने हैं ना, रिकमेंडेशंस भी काफी सारी लिखनी है। टू द पॉइंट बात ये है कि कॉजेज पूछे हुए हैं तो कॉजेज लिखें,
रिकमेंडेशंस पूछी हुई है, रिकमेंडेशंस लिखें, कॉन्सिक्वेंसेज पे ना आए, वाटर के सोर्सेज पे ना आए, ये बात है टू द पॉइंट। वरना आपसे जो चीज रिक्वायर्ड है उसकी तो आपने सिग्निफिकेंट लेंथ लिखनी है ना। जी उसामा। मेरा सवाल ये है कि जो सिलेबस कवर करने के लिए वेबसाइट पे जो रिकमेंडेड बुक्स है उनसे करना चाहिए ऊंचा बोलेंगे थोड़ा सा उसामा। या JWT में बुक्स होती हैं उनसे करना चाहिए? सॉरी दोबारा बोले। मैम मेरा सवाल ये है कि जो सिलेबस कवरेज करने के लिए जो वेबसाइट पे रिकमेंडेड बुक्स होती हैं उनसे करना चाहिए या एडमिन में मतलब आपने शायद हेडफोन्स लगाए हुए हैं, आपकी आवाज गायब हो जाती है। सिलेबस कवर करने के लिए रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, आगे नहीं समझ में आया। अभी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी आ रही है। मैम मेरा सवाल ये है कि जो सिलेबस कवरेज है ये वेबसाइट की रिकमेंडेड बुक्स से करना चाहिए या अकेडमीज में दी जाती हैं जिस तरह जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स वगैरह की, तो इनसे करना चाहिए? अच्छा देखिए, मैंने कभी भी ये रिकमेंड नहीं किया कि आप ये जो अकेडमीज की बुक्स होती हैं ये फॉलो करें, सिवाय इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक के, क्योंकि वो मैंने फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ी हुई हैं, और वो जो बुक मैं रिकमेंड करती होती हूँ सर हसन अली गोंदल की, मैंने वो भी पढ़ी हुई है। तो सर हसन अली गोंदल ने फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में से भी उठा के डेटा अपनी बुक में कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है, लेकिन आपको डेटा वहां पे फॉरेन ऑथर्स की बुक्स का भी मिलता है। इसलिए मैं से वो वाहिद बुक है जो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप पढ़ें पाकिस्तानी ऑथर की, ठीक है। अदर देन दैट यही होता है कि आपने देखें, अगर आपको ये लगता है कि आप वो वाली बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो वाली बुक हजारों लोग पढ़ते हैं जो वर्ल्ड टाइम्स वगैरह की होती हैं, फिर आपको उसमें कुछ ना कुछ एडिशन करनी होती है हर एक टॉपिक में, और वो आपको रिकमेंडेड बुक्स में से करनी होती है। अगर आप वो एडिशन नहीं करेंगे, आपका पेपर और हजारों और लोगों का पेपर एक जैसा होगा, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, और खासतौर पे अगर आप पंजाब से हैं फिर तो फिर बहुत खतरे वाली बात है। जी मैम बहुत शुक्रिया, बेहतर। ओके नो प्रॉब्लम। जी शाकिर। मैम मेरा जो क्वेश्चन है वो इस सेशन के हवाले से है कि हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अब जो मैं ये सेशन अटेंड कर रहा हूँ तो मैं अपने घर से 300-400 मीटर की दूरी पर एक चोटी है, वहाँ पर सिग्नल आ रहा है, तो मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और ये सेशन अटेंड कर रहा हूँ। तो आया एक्चुअल क्लासेस जो इस सेशन के होंगे वो दिन के वक्त में होंगी या ऐसे रात के वक्त में होंगी? अगर रात के वक्त में होंगी तो फिर मैं नोट्स वगैरह नहीं लिख सकता इस रात के टाइम पर। ठीक है। अच्छा क्लास टाइमिंग तो 8 o'clock to 9:30 ही है रात की, ठीक है। लेकिन ये होता है कि अगर आप कभी कोई लेक्चर मिस कर दें तो वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है, फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं लाइक दिन के टाइम में भी। बाकी जो मेरी स्लाइड्स होती हैं उनके ऊपर जो चीजें होती हैं वो मेरा नहीं ख्याल इतना ज्यादा कोई नोट करने की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स को, इतना ज्यादा मैं लिखवा नहीं रही होती, डिक्टेट नहीं करवा रही होती, जो कुछ मैं पढ़ा रही होती हूँ सामने लिखा हुआ ही होता है। आप देख लें, आप शुरू की 1-2 क्लासेस लेके देख लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि उसमें नोट्स बनाने की जरूरत है, ठीक है, और नोट्स मेकिंग जो है वो आपसे नहीं हो रही, तो फिर आप भले आगे सेशन कंटिन्यू ना कीजिएगा, शुरू की 1-2 क्लासेस आप ले लें, कोऑर्डिनेटर से बात कर दें कि मैंने आपसे कहा है तो आप ले लें, आपको पता लग ठीक है जाएगा मैम। कि आप आसानी से ले सक रहे हैं, ठीक है, इतना मैं आपको फैसिलिटेट कर सकती हूँ। ठीक है मैम, शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। चले मैं चैट्स वाले आप क्वेश्चन, चैट में जो क्वेश्चन है उनकी तरफ आती हूँ, तो बहुत सारे हैं। अच्छा जो लोग नहीं सुन सके, मुझे सामने तैमूर का कोई क्वेश्चन नजर आ रहा है तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। आप लोगों को अगर मेरे चैनल का नहीं पता तो मेरा यूट्यूब चैनल है टाइटल्ड लर्न टू लीड विद आयशा। बशीर अहमद कह रहे हैं मेरे बहुत क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, अभी 2024 में अपेयर होना चाहती हूँ, क्या ये सेशन ज्वाइन कर सकती हूँ? आई एम ए बिगिनर। हाँ अगर आप अभी फ्री हैं तो आप करें सेशन ज्वाइन, और साथ साथ आप जो हैं वो 11 साथ साथ आप फिर चीजें लिखती रहें तो अच्छी बात है, जितने जल्दी आप तैयारी स्टार्ट कर दें।
Yes, she is right. Mention there. क्या mention करना है मारिया परवेज? Possible then the number of word will be reduced like 1500 or 2000. 1500 का मैंने आपको बताया कि 1500 पे तभी पास होगा जब बहुत अच्छा लिखा हुआ हो, तो खुद को अगर 2000 वर्ड्स तक आप रखें तो वो सही रहेगा। जो मैं नंबर ऑफ वर्ड्स और स्ट्रक्चर के हिसाब से चीजें सिखा रही होती हूँ उसमें स्टूडेंट्स का ऐसे 2000-2100 वर्ड्स तक बनता है। रिवाइज्ड सिलेबस है अंबर, आई डोंट नो अभी आप क्लास में हैं या नहीं। रिवाइज सिलेबस है वो 2016 में ही रिवाइज हुआ था और वो वही है। प्रेजेंट कॉम्पोजिशन के लिए इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय हाफिज करीम दाद चुगताई। जर्नल्स जवेरिया मैंने बहुत मर्तबा अपने चैनल पे भी सजेस्ट किए हैं करंट डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए। वो है इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस्लामाबाद स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट के जर्नल्स। ये दो इंस्टीट्यूट हैं, इनके बहुत अच्छे जर्नल्स हैं। अभी म्यूट करूं अनम्यूट करूं आप मुझे बहुत कम लोग शो हो रहे हैं। आई डोंट नो लाइक चैट में आप लोगों के नाम नजर आ रहे हैं लेकिन मुझे पार्टिसिपेंट्स में नाम नजर नहीं आ रहे। मुझे हैंड रेज भी ज्यादा लोगों का नजर आ रहा है लेकिन एक्चुअल में पार्टिसिपेंट्स के साथ थोड़े लोगों का हैंड रेज है। आई डोंट नो ये कुछ ग्लिच है शायद जूम का जिसकी वजह से मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही। ना वो एस्पायरेंट हैं जो बार बार कह रहे थे कि मैं शो हो रहा हूँ, आप मुझे शो नहीं हो रहे। और ये जो अभी हैं ये भी मुझे शो नहीं हो रही या हो रहे कि मैं आप लोगों को अनम्यूट करूं। समझ के कॉन्सेप्ट लिखे हैं एस्पायरेंट। जब आपने नोट्स बनाने हैं तो अगर बुक को कॉपी पेस्ट ही करना है तो फिर बुक ही पढ़ें, इससे बेहतर है आप समझ के अपने वर्ड्स में नोट्स बनाएं शॉर्ट करके। अच्छा अभी मैंने आपको बता दिया मैडम मैं शो नहीं हो रहा तो चैट वाले क्वेश्चंस को आंसर कर दें। अच्छा चलिए नोट्स का मैंने आपको बता दिया, चैट वाले क्वेश्चंस का आंसर मैं देती हूँ बाकियों का भी। Sorry, due to signal issue, I could not listen to the answer. तैमूर जान, my preparation is 0%. Could I grab preparation? बिल्कुल कर सकते हैं तैमूर जान, अगर अभी आप क्लास में हैं तो आप 2024 के लिए अभी आपके पास काफी टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है, काफी टाइम है, आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। हो गई, इससे पहले मैंने क्वेश्चन किए हैं। जवेरिया आपका एक क्वेश्चन मुझे नजर आया था, मैंने उसका आंसर कर दिया। और कोई क्वेश्चन है दोबारा पूछ लें। 2024 में अपीयर, अच्छा ये हो गया। आईआर में हम थ्योरीज में एग्जांपल्स दे सकते हैं कंटेम्परेरी रिलेशन टू स्टेट्स। हाँ जी बिल्कुल, आईआर में थ्योरी मेंशन करनी है, पहले थ्योरी मेंशन करेंगे उसके बाद आप उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि करंटली भी यही कुछ हो रहा है जो थ्योरी में लिखा हुआ है। अब वो जो कुछ हो रहा है उसकी आपको ऑब्वियसली एग्जाम्पल देनी पड़ेगी ना, तो थ्योरी ऊपर मेंशन करनी है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करके करंट जो भी हैपनिंग हो रही है उसके साथ लिंक कर देना है। नोट्स बनाए तो बुक को कॉपी पेस्ट करें। अच्छा ये बता दिया, 2024 बता दिया। नंबर ऑफ सेंटेंसेस पर पैराग्राफ इन एसे, नंबर ऑफ सेंटेंसेस पर पैराग्राफ इन एसे, नंबर ऑफ वर्ड्स बता देती हूँ, शुड बी 120। ठीक है, सेंटेंसेस फिर वो वेरी करता रहता है कि आप कितने लिख रहे हैं, ऑन एवरेज 120 वर्ड्स। आईआर में हम थियरीज मारी, आपका क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया। अनम्यूट करें, अनम्यूट कहाँ से करूँ, आप नजर ही नहीं आ रहे। प्रेसी में ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड करनी होती है या मीनिंग कन्वे करना होता है? ट्रांसलेशन का मीनिंग कन्वे करना होता है। ऐसा कोई नोट्स बनाए तो बुक को कॉपी पेस्ट, अच्छा हो गया, हो रही इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। नहीं आप मुझे नहीं शो हो रही, आप खुद को जरूर शो हो रही होंगी, मुझे नहीं शो हो रही अभी। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में क्या आप टाइप कर लें, मैं देख लेती हूँ। आप मुझे नहीं शो हो रही, मुझे सबसे टॉप पे अली अब्दुल्ला शो हो रहे हैं। एक हैंड रेज है, अभी मुझे एक हैंड रेज नजर आ रहा है, ठीक है, और वो हैंड रेज मुझे पार्टिसिपेंट्स के साथ नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो दैट मीन्स कि मुझे सारे पार्टिसिपेंट्स शो नहीं हो रहे। आई डोंट नो उसकी क्या वजह है। अच्छा, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जवेरिया, इस्लामाबाद स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट। अभी आप क्या पूछना चाह रही हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में? क्या मेरे ख्याल से क्वेश्चंस की रफ्तार कम होगी है तो सबके क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं तकरीबन।
अच्छा, एस्पायरेंट आप पूछ रहे हैं अगर ऐसे लिख रहे हैं 20% उसका कंटेंट है तो फिर क्या करें? तो आपने ऐसा टॉपिक तो चूज नहीं करना ना कि जिसपे आपके पास 20% कंटेंट हो, ठीक है। 20% कंटेंट के साथ आप फुल लेंथ ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, 50-60% आपके पास कंटेंट हो तो फिर आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है डिफरेंट डायमेंशन में। आप पॉलिटिकल डायमेंशन में सोच रहे होते हो पॉइंट्स, आप इकोनॉमिक डायमेंशन में सोच रहे होते हो, तो इस तरह से आपके पास पॉइंट्स निकल आते हैं कुछ ना कुछ। पंजाबी स्कोरिंग सब्जेक्ट इससे पहले तक था, ठीक है, और CSS 2021 में 2021 में इतना अच्छा स्कोर इसने नहीं दिया, स्पेशली 2021 में नहीं अच्छा दिया। तो अभी थोड़ा सा स्कोरिंग ट्रेंड उसका डाउन जा रहा है, लेकिन मुड़ के ये अपनी जगह पे आ जाएगा। ऐसे रेफरेंसेस कोशिश ये करें कि लेटेस्ट ही दें। हाँ, अगर कोई करंट डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप उसमें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये वो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक है। अदर देन दैट कोशिश ये करेंगे 2020 2021 में जो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं बस उनको रेफर करें। रेलेवेंट है कि इस डेमो क्लासेस कब रखेंगे फॉर बिगिनर्स एंड बिगिनर एंड सजेशन पे? IR से रेलेवेंट था कि IR से रिलेटेड तो डेमो क्लासेस का फिलहाल कोई नहीं है मेरा इरादा। IR से रिलेटेड आप लोगों को इतनी सारी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई है ना, उसके अलावा और क्या चाहिए आपको? अच्छा, अभी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आपने देखें ग्रुप नंबर 7 में से मैं आपको बता देती हूँ स्कोरिंग सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ठीक है, लेकिन आपको अगर उसमें इंटरेस्ट हुआ तो ऑप्ट कीजिएगा, मेरे कहने पे ऑप्ट नहीं कीजिएगा। हेलो जी, अब कौन है? जी मैम, शाकिरुल्लाह। जी शाकिर। मैम मैं ये पूछ रहा था कि जो प्रीवियस की डिग्रीज है हमारे, उनका जो एग्रीगेट है ये CSS या PMS में मेंशन जो इसका कोई फर्क मार्क्स नहीं है, पड़ता। इसका एग्रीगेट कोई मसला तो नहीं होगा नहीं इसमें? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एग्जाम के लिए एक एलिजिबल हैं, आपकी सेकंड हाँ डिवीजन है एटलीस्ट, आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं अगर, तो आगे जाके आपके सिर्फ हाँ रिटन के मार्क्स मैटर करते हैं, आपका इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल मैटर करता है, आपकी डिग्री के मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते। ठीक है मैम, शुक्रिया। हाँ जी। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड, MBA फाइनेंस एंड मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा जी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे सेशन के। रिकॉर्डेड लेक्चर्स डेली बेसिस पे अपलोड हो जाते हैं और वो आपको मिल जाते हैं, फिर आपको उनका लिंक मिल जाता है, और वो लाइक डेली बेसिस पे आपको लेने होते हैं कोऑर्डिनेटर से। कोशिश ये करें कि साथ साथ ले लें लेक्चर्स। अली अब्दुल्ला, मैंने तैयारी की थी ज्योग्राफी की BSc की बुक से। BSc के लिए जो ज्योग्राफी के लिए बुक्स रिकमेंडेड होती हैं, ठीक है, वो उनसे तैयारी की थी, वो काफी होती हैं। आई थिंक दैट इज ऑल। चलें फिर मैं एंड करने लगी हूँ, मेरे ख्याल से आपके सबके क्वेश्चन एड्रेस हो गए हैं, ठीक है। अच्छा किरण, आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ा हुआ है। कंप्यूटर साइंस इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ग्रिप है इस सब्जेक्ट पे, ठीक है, CSS के पास पेपर्स देखें, उनको अटेम्प्ट करें, और जिन टीचर से आपने पढ़ा है उनको जाके चेक करवाएं। अगर वो कहते हैं कि आपने एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन आपने इसको सॉल्व किया है, तो आप गो विद इट, ठीक है, आप उसको जरूर ऑप्ट करें, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आपको ज्यादा अच्छा स्कोर चाहिए होता है रिटन में, ज्यादा अच्छा ग्रुप मिलने के लिए। अच्छा, आपने ज्योग्राफी पढ़ी थी तो इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप ऑप्ट कर सकती हैं। इवन मेरे ऑप्शनल थे इंटरनेशनल रिलेशंस, US हिस्ट्री, जियोग्राफी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रिमिनोलॉजी।
MBA फाइनेंस एंड ऑप्टिंग अकाउंटिंग फॉर 2023। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग को जरा देख लीजिएगा SN, क्योंकि इट इज हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, ठीक है, आइदर इट इज 20 और इट इज 0, ठीक है, गो विद इट। आपको इंटरेस्ट है अमन तो गो विद इट। थैंक यू सामा। अदर देन BSc मेरा नहीं ख्याल BSc की बुक्स वर इनफ। इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं या आउटलाइन में लिखना जरूरी है? मैं ये सजेस्ट करती हूँ दानिया। अब देखिए ये दानिया मुझे शो नहीं हो रही, तैमूर आई थिंक मुझे शो हो रहे थे, अभी अभी मुझे शो नहीं हो रही पार्टिसिपेंट्स में, आई डोंट नो। अच्छा दानिया आपने पूछा है कि इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं या आउटलाइन में लिखना जरूरी है? आउटलाइन में लिखना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि वो आउटलाइन में लाजमी लिखें, ठीक है। नहीं भी लिखते जो लोग वो भी पास होते हैं। थीसिस स्टेटमेंट आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जरूर आना चाहिए। ओके किरण, यू वेलकम, यू वेलकम एमन। प्लीज शेयर स्ट्रैटेजी। गवर्नमेंट ऑफिशियल को अभी मैंने पहले किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि वो जॉब कर रही हैं, तो आप भी वही करें, जॉब आपकी होगी 9 to 5, तो उसके बाद आप वापस आके 1 घंटा रेस्ट करके या 2 घंटे रेस्ट करके उसके बाद आप रात को 7 बजे से लेके 12 बजे तक टाइम दें अपनी प्रिपरेशन को, या उन 5 घंटों में से 4 घंटे लाजमी दें। ज्योग्राफी, अभी ज्योग्राफी जो है वो आप विदाउट बैकग्राउंड भी ऑप्ट कर सकते हैं। ज्योग्राफी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। नहीं डराया नहीं है एहसन, मैं बिल्कुल सही बात कह रही हूँ। अगर आपको लगता है आपको इस सब्जेक्ट पे ग्रिप है, आपकी एजुकेशन कहाँ से है, कौन सी यूनिवर्सिटी से, अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रिप है सब्जेक्ट पे, आप पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें, अपने टीचर्स से इवैल्यूएट करवाएं। अगर वो कहते हैं कि ठीक है आप कर पा रहे हैं तो गो विद इट। सबसे मुश्किल पेपर ऐसे का होता है। नहीं ऑप्शंस की तैयारी के लिए रिसोर्सेज नहीं बताए, मैं चैनल पे साथ साथ अपलोड करती रहती हूँ, मैं वहां बता दूंगी, ठीक है। यू वेलकम दानिया, यू वेलकम अंबर। इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट 100% वर्ड बाय वर्ड रिपीट होती है? जी रिपीट होती है एहसन। अच्छा यू वेलकम तैमूर। मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट आया पंजाबी, इंडो पाक हिस्ट्री, पब्लिक एड, जनरल स्टडीज, इंटरनेशनल लॉ। क्या ये ऑप्शन सब्जेक्ट्स उर्दू में कर सकते हैं? नहीं उर्दू में नहीं कर सकते। उर्दू में आप सिर्फ पंजाबी को लिख सकते हैं, मतलब वो पंजाबी में ही होती है वैसे, और उसके अलावा आप इस्लामियात कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ पे जवेरिया मैं आपसे कहूंगी एक दफा फिर सोच लीजिएगा। ADP अकाउंटिंग फ्रॉम UCP एंड ME फ्रॉम मस्ट मीरपुर। अच्छा ADP अकाउंटिंग भी आपने किया हुआ, ठीक है, फिर यू कैन गो विद द सब्जेक्ट, लेकिन फिर ये बात है कि आप देख लें, फिर भी आप पास पेपर्स को अटेम्प्ट करके टीचर्स को चेक करवाइएगा, ठीक है। यू वेलकम अभी, यू वेलकम ईमन। इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, स्ट्रक्चर में नहीं बताया, क्या मतलब? मुझे नहीं समझ आई ईमन आपके क्वेश्चन की। यू वेलकम एहसन। जोलॉजी के स्टूडेंट काफी जोलॉजी रखने से मना किया है, आप बता दें जोलॉजी रखनी चाहिए या नहीं? जोलॉजी पे अगर आपको ग्रिप है तो आप रखें, गो विद इट, योर आपका सब्जेक्ट है, गो विद इट। ग्रिप है आपको अपने सब्जेक्ट पे तो रखें। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं खुद जोलॉजी ऑप्ट करना चाह रही थी, मुझे एकेडमी वालों ने मना कर दिया। मैंने मना होगी, ठीक है, मैंने उसकी जगह साइकोलॉजी ऑप्ट कर दिया। साइकोलॉजी ऑप्ट किया, साइकोलॉजी फेल हो गया। शायद जोलॉजी ऑप्ट किया होता तो पास हो जाता। मुझे 33 मार्क्स ही चाहिए थे ना, बाकी मेरा एग्रीगेट पूरा था, 11 सब्जेक्ट्स मेरे पास थे। तो लोगों की ना सुने, अपने इंटरेस्ट की बेस पे देखें। अबाउट ऐसे इंट्रोडक्शन की बात कर रही हैं, बताया नहीं स्ट्रक्चर में, मुझे नहीं समझ आ रही है आपकी बात। एमन आप पूछना क्या चाह रही हैं? 200 के ले सकते हैं, ऑप्शनल में आप 200 के 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं, तो 400 मार्क्स आपके बन जाते हैं। लेकिन वो 400 मार्क्स आपके अगर बनते हैं तो वो आपको 4 उसके अलग अलग पेपर्स देने होते हैं। तो वो ये ना समझे कि लाइक अगर 2 सब्जेक्ट्स फिर ये हो जाएंगे और 2 कोई और टोटल 4 सब्जेक्ट, ऐसा नहीं होता। आपको वो जो अगर 200 सब्जेक्ट्स है तो उसमें आपको 100 अलग से पढ़ना पड़ता है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, पेपर 1 पेपर 2 के लिए। इंटरनेशनल लॉ की जगह मैं नहीं बताऊंगी क्या रखना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल लॉ सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आपका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है, इंटरनेशनल लॉ एट टाइम्स बहुत टेक्निकल पेपर आ जाता है, वो बहुत मसला हो जाता है पेपर को अंडरस्टैंड करने में। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में
इंटरनेशनल लॉ रखा था, पेपर बहुत टेक्निकल था, खैर हो गया था, पास भी हो गया था, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने उसको चेंज करके क्रिमिनोलॉजी रखा था टू बी ऑन अ सेफर साइड एंड दैट वाज अ वाइज डिसीजन। बिजनेस एंड जेंडर स्टडीज, मर्केंटाइल एंथ्रोपोलॉजी, आपका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ऐसे इस ग्रुप में से। इंटरनेशनल लॉ आई थिंक इसके साथ इंटरनेशनल लॉ की जगह हो सकता है क्रिमिनोलॉजी, उसी ग्रुप में है आई थिंक दोनों। पूछना चाह रही हूँ कि ऐसे के स्टार्ट में हमें आउटलाइन अलग से लिखनी होगी एंड इंट्रो अलग से। हाँ जी, इस तरह हम थीसिस में इंट्रो लिखते हैं, थीसिस में इंट्रो नहीं लिखते, इंट्रो में थीसिस लिखते हैं। आउटलाइन अलग से होती है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अलग से होता है। मैंने ऐसे पढ़ाया ही नहीं है, ऐसे के स्ट्रक्चर के बारे में तो बात नहीं की, सिर्फ ऐसे के टॉपिक को ब्रेक डाउन करने के बारे में बात की थी, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं गई। मन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस क्या? वेलकम ऐसे पॉलिटिकल साइंस क्या? चले अभी आप अपना क्वेश्चन पूछ लें, उसके बाद मैं मीटिंग एंड करने लगी हूँ। टाइम हो गया मीटिंग, मैं क्या एंड करने लगी हूँ, वो हो जाएगी क्योंकि उसको 2 घंटे के लिए सेट किया हुआ था। तो 2 मिनट रह गए हैं, जल्दी से किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें, अदरवाइज ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशन। जहाँ से भी तैयारी करें अच्छी सी तैयारी करें और कहीं पे भी कोई लूप होल ना छोड़ें ताकि आप पास हो सके। आईआर की जगह पॉलिटिकल साइंस बेस्ट है या नहीं? आईआर या पॉलिटिकल साइंस में से आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो वाला टॉपिक, वो वाला सॉरी पेपर सब्जेक्ट ऑप्ट कर लें, ठीक है। हाथ रख सकते हैं, दोनों 200 के हैं। आईआर और स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स एक साथ रख सकते हैं, सेम ग्रुप में नहीं है तो रख सकते हैं। ठहरे मैं 1 मिनट जल्दी से सिलेबस खोल के देख के आपके क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। आपका आईआर है ग्रुप 1 में और स्टैटिस्टिक्स 100 मार्क्स का है, 200 का तो नहीं है। आईआर रख सकते हैं, आईआर के साथ जो ग्रुप 2 है ना उसमें से आपने 200 मार्क्स पूरे करने होते हैं। ये चीज जहन में रखिएगा कि ग्रुप 2 में से आप 100 मार्क्स का कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं कर सकते, या तो आपको 100 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने होते हैं या आपको 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना होता है। ये सिर्फ ग्रुप 2 के लिए रूल है, ठीक है। बाकी ग्रुप 1 में से तो आपको 200 मार्क्स का ही ऑप्ट करना होता है, सारे 200 के हैं। ग्रुप 2 में से आपको या तो 100 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट्स या 200 मार्क्स का एक ही सब्जेक्ट ऑप्ट करना होता है। ग्रुप 2 में से आप सिर्फ 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं कर सकते और बाकियों में से तो आपको 100 का करना होता है, वो लिखा हुआ है ऊपर। सिर्फ स्टेटिस्टिक्स नहीं, स्टेटिस्टिक्स के साथ आपको कुछ और भी ऑप्ट करना पड़ेगा। 200 मार्क्स ग्रुप 2 में से पूरे करने पड़ेंगे। यू वेलकम जवेरिया। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, प्री पार्टीशन के लिए ट्रैक टू पाकिस्तान, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाई हुई है पाकिस्तान अफेयर्स के सोर्सेज के लिए। माय यूट्यूब चैनल टाइटल इज लर्न टू लीड विद आयशा। और ट्रैक टू पाकिस्तान प्री पार्टीशन के लिए और पोस्ट पार्टीशन के लिए पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स बाय शमशाद अहमद। थैंक यू किरण, थैंक यू सो मच। अभी आपका क्या सवाल था? आईआर की जगह पॉलिटिकल साइंस, मैंने ये बताया था कि आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो ऑप्ट करें। आईआर में इंटरेस्ट है तो वो ऑप्ट करें, पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है तो वो ऑप्ट करें। दोनों का सिलेबस डाउनलोड करके, पास पेपर्स डाउनलोड करके खुद एनालिसिस करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है। ग्यारह बज के 1 मिनट हो गए, मीटिंग एंड नहीं हुई, मेरे हाल से खुद ही अभी हो जाएगी। चलें